डन दूर की मैडम शेरोन को एक एक करके सोई हुई अवस्था में खींचने जा रहा था। संयम के पहले चरण को पूरा करने के बाद वह क्लेन और केनली के लिए सबसे अवसरवादी स्थितियां बनाने जा रहा था। ठीक है, केनली भी कैप्टन की योजना को स्वीकार कर रहे थे। बिना किसी और बकबक के डन एक दीवार के कोने पर झुक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और अपना सिर नीचे कर लिया। उसका काला विंडब्रेकर और रेशमी टोपी रात में मिश्रित हो गई। भव्य शयन कक्ष में मैडम शेरोन पूरी तरह नग्न होकर अपनी आरामदायक रॉकिंग कुर्सी पर झुकी हुई थी। उसका गोरा और बेहतरीन फिगर पूरी तरह से उजागर हो गया था। वह कभी कभी अपने आकर्षक स्वरूप की प्रशंसा करने के लिए अपना सिर पूर्ण लंबाई वाले दर्पण की ओर घुमाती थी। जैसे ही वह देखती, उसका चेहरा लाल हो जाता और आंखों में आंसू आ जाते। उसकी अभिव्यक्ति से उसकी स्तब्धता के बीच एक अजीब सी कोमलता झलक रही थी। उसके पास मेज पर देवी की कंकालिया मूर्ति विराजमान थी। गर्म गुलाबी रोशनी में बालों की घनी लंटी कोमल लग रही थी। धीरे धीरे मैडम शेरोन की दर्पण में देखने की आवृत्ति कम हो गई। धीरे धीरे उसकी पलकें झुकने से खुद को रोक नहीं सकी। सेकंड विंडो में बदल गए जब क्लेन को अचानक कुछ याद आया। मैडम शेरोन को सपने में सफलतापूर्वक खींचने के बाद कैप्टन केनली और खुद को कैसे सूचित करेगा। यदि कैप्टन अपनी दुर्स्वप्न अवस्था को छोड़ दे तो मैडम शेरोन जाग जाएंगी और उन्हें ध्यान आएगा कि कुछ गड़बड़ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कैप्टन उसी समय सपने देखते हुए हाथ के संकेत देने में सक्षम है। क्लेन ने चिंतित केनली को इधर उधर घूमते देखा और उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे इस बारे में चर्चा करने का इरादा किया। उस क्षण उसका मन धुंधला हो गया। उन्होंने एक विशाल लाल रंग का चंद्रमा देखा, साथ ही कैप्टन डन स्मिथ को चंद्रमा के नीचे अपने काले विंडब्रेकर में देखा। वहां छोटे कद का केनली भी था। उसकी अभिव्यक्ति चकित कर देने वाली थी। क्लेन को एहसास हुआ कि वह भी सपना देख रहा था। मुझे कैप्टन ने एक सपने में खींच लिया है, तो इस तरह वह हमें सूचित करने वाला था। वह खुद का सामना करना चाहता था, लेकिन केवल अपनी अचेतन अवस्था को बनाए रख सका और उलझन में बोला, कैप्टन। डन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैडम शेरोन एक सपने में प्रवेश कर चुकी है। आप अब कार्रवाई कर सकते हैं। फिर उन्होंने जोर देकर कहा, सावधान रहना याद रखें और बहुत लापरवाह न बने। हम अनुचित जोखिम लेने के बजाय अवसर चूकना पसंद करेंगे। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, क्लेन के सामने की दुनिया बिखर गई। उसकी आंखों में फिर से डन स्मिथ प्रतिबिंबित हुआ। वह अभी भी दीवार के कोने पर था और अपने हाथों को मुट्ठियों में कसकर बांधे हुए नीचे देख रहा था। दूसरी ओर केनली, जिसने इधर उधर घूमना बंद कर दिया था, ने भी अपनी आंखें खोली। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। ये दोनों अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक राज्य में दाखिल हुए। हालांकि यह पहली बार था जब केनली किसी अपेक्षाकृत खतरनाक मिशन में भाग ले रहा था, फिर भी वह क्लेन से अधिक अनुभवी था। उन्होंने कई आधिकारिक मिशनों में भाग लिया था, इसलिए उन्होंने जल्दी ही अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित कर लिया, शांत और तेज हो गए। निस्संदेह इसे रात में नींद न आने की स्थिति में हुई वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये भी एक कारण था कि डन ने इस ऑपरेशन के लिए फ्राई के स्थान पर केनली को चुना था। चलदर अनुक्रम 8 के रूप में क्लेन ने नेता की भूमिका निभाई और अपने साथी को अनुसरण करने का संकेत दिया। केनली ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने कसकर लपेटे हुए दर्पण को पकड़ लिया और उसके पीछे चलते हुए अपने कदमों की आवाज को नरम कर लिया। क्लेन उसे उस स्थान पर ले गया जहां उसने पहले दीवार फांदी थी। उसने दीवार की दरारों को पकड़ लिया और थोड़े से प्रयास से दीवार के शीर्ष पर पहुंच गया। उसने संतुलन की अपनी हास्यास्पद भावना को बनाए रखा और घूम गया। नीचे झुककर केनली द्वारा फेंके गए स्पिरिट मीडियम मिरर को पकड़ लिया। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, क्लेन को लगा कि उसकी आध्यात्मिक धारणा अचानक मजबूत हो गई है। ऐसा लग रहा था मानो जो काले कपड़े से ढका हुआ था वह कोई दर्पण नहीं, बल्कि किसी अज्ञात खतरनाक वैकल्पिक दुनिया का दरवाजा था। वास्तव में जिस भी वस्तु को सील करने की आवश्यकता होती है, उसका कुछ न कुछ हानिकारक पक्ष होता है। जब क्लेन ने केनली को दीवार पर चढ़ते हुए देखा तो वह मन ही मन दुखी होकर बुदबुदाया। आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए केनली ने अपना बेड डन के पास रखा था। क्लेन ने उस मामले पर ध्यान नहीं दिया। बगीचे से होते हुए इमारत के किनारे तक जाने के बाद वह पाइप पर चढ़कर दूसरी मंजिल की बालकनी तक चढ़ गया, जैसा कि उसने पहले किया था। फिर वह स्वाभाविक रूप से अपने पैरों से लटक गया, जिससे उसका शरीर गिर गया। एक बार फिर सीलबंद कलाकृति 30271 ले ली। केनली ने हैरान होकर उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत उसने आत्मज्ञान में अपना सिर हिलाया। उस पर क्लेन अपने ही कृत्य से हैरान था। उसने अपनी कमर का उपयोग करके बल लगाया और अपने बाएं हाथ के सहारे वह आसानी से पलट गया। अभी क्या हुआ? मैं उस तरह क्यों चला गया? ये बहुत स्वाभाविक लगा। क्या ये जोकर की क्षमता है? उसने पीछे सोचा और महसूस किया कि वह वास्तविक अभ्यास में एक जोकर की अनूठी विशेषताओं को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने में सक्षम था। केनली के आसानी से ऊपर आने का इंतजार करने के बाद क्लेन ने बालकनी का खुला दरवाजा खोलने से पहले उसे स्पिरिट मीडियम मिरर वापस सौंप दिया। केनली ने सील्ड आर्टिफैक्ट 30271 के चारों ओर लिपटे काले कपड़े को सावधानीपूर्वक खींच लिया। उसने वस्तु के दर्पण को नीचे की ओर इंगित किया, जिससे जमीन पर लगी टाइलें प्रतिबिंबित हो गई। स्पिरिट मीडियम मिरर के नियमों में से एक ये था कि इसका उपयोग आप पर या अपने सहयोगियों पर न करें। काला कपड़ा हटाने के बाद केनली ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और क्लेन के पीछे चला गया। वे गलियारे से होते हुए मैडम शेरोन के शयन कक्ष की ओर बढ़े। उनके कदम हल्के थे। क्लेन ने अपनी तैयार रिवॉल्वर का उपयोग किया और अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय करते हुए वह अपने बाएं हाथ से दरवाजे के हैंडल की ओर बढ़ा। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी ने उसे बताया था कि खतरा मौजूद होगा। उसने एक और त्वरित भविष्यवाणी न करने का कारण ये था कि वह कमरे में आदिम राक्षसी की मूर्ति की उपस्थिति जानता था। इस दूरी पर उसकी भविष्यवाणी निश्चित रूप से बाधित होगी। वह जानता था कि भूरे कोहरे की रुकावट पर भरोसा किए बिना स्पष्ट उत्तर पाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा केनली के पास होने से उसके लिए उस रहस्यमय स्थान में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा खोलने के बाद जो क्लेन और केनली के दृष्टि क्षेत्र में प्रवेश किया वह गैस लैंप से निकलने वाली गर्म रोशनी थी। फिर उन्होंने देखा कि मैडम शेरोन अपनी कुर्सी पर गिरी हुई थी, साथ ही उनका आकर्षक शरीर भी। हालांकि मैडम शेरोन सोई नहीं थी। वह अपनी कुर्सी पर मुंह में हल्की सी मुस्कान लिए लेटी हुई थी और सीधे अपने दो आगंतुकों की ओर देख रही थी। सहज रूप से केनली ने अपनी हथेली घुमाई और मैडम शेरोन की ओर स्पिरिट मीडियम मिरर की ओर इशारा किया। क्लेन पहले तो सहम गया, फिर बोला, नहीं। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि कुर्सी के दूसरी ओर एक पूर्ण लंबाई वाला दर्पण था, लेकिन अब यह वहां नहीं था।
स्पिरिट मीडियम मिरर ने एक सेकंड में ही मैडम शेरोन को लॉक कर दिया था, लेकिन मैडम शेरोन की वह छवि पूर्ण लंबाई के दर्पण में बदलने से पहले धुंधली हो गई। केनली ने खुद को दर्पण में देखा और सीलबंद आर्टिफैक्ट 30271 भी अपनी छवि को प्रतिबिंबित किया। स्पिरिट मीडियम मिरर के भीतर तुरंत एक आकृति दिखाई दी। ये स्वयं केनली की एक अभिव्यक्तिहीन भयावह छवि थी। क्लेन को लगा कि उसके अंग कठोर हो गए हैं, जैसे कि वह अदृश्य धागों में उलझ गया हो। पूर्ण लंबाई वाले दर्पण के बगल में एक सुंदर आकृति दिखाई दी। वह मैडम शेरोन थी, जिन्होंने नाइट गाउन पहना हुआ था। उसने दोनों घुसपैठियों पर नजर डाली और मुस्कुरा दी। अगर यह सच नहीं होता कि प्रतिमा मेरे बगल में होती, तो मुझे अब गहरी नींद में सो जाना चाहिए था और आपके चुंबन के साथ मुझे जगाने का इंतजार कर रहा होता। उस पल में क्लेन ने अचानक प्राचीन हर्मीस में एक सरल शब्द चिल्लाया, क्रिम्सन। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने अपनी बाईं हथेली अपनी जेब में डाल ली। उसने चतुराई से अपनी उंगलियां घुमाई और एक स्लंबर आकर्षण बाहर फेंक दिया। चांदी का आकर्षण अचानक बर्फ ठंडा हो गया, बिल्कुल बर्फ की परतों वाले क्रिस्टल कोट की तरह। क्लेन कांप उठा और अचानक अधिक सतर्क हो गया। उसका डर और उत्तेजना अस्थायी रूप से शांत हो गई। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिकता को आकर्षण में डाला और अपनी उंगलियों से चांदी के पतले टुकड़े को अपनी जेब से बाहर निकाला, जिससे वह उसके पैरों पर गिर गया। हवा में लाल रंग की लौ दिखाई दी और कमरे में प्रकाश, लगातार विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। एक शांत और गहरी भावना तुरंत उभरी और मैडम शेरोन, स्लीपलेस केनली और खुद क्लेन सहित अधिकांश शयनकक्ष को अपनी चपेट में ले लिया। स्लंबर चार्म एक ऐसी वस्तु थी जो दुश्मन और ढलाईकार के बीच अंतर नहीं करती थी। ज्यादातर स्थितियों में इसका उपयोग करने का मतलब इसे दुश्मन पर फेंकना था। इस तरह ढलाईकार केवल शेष सदमे तरंगों से प्रभावित होगा, लेकिन गहरी नींद में गिरने के प्रलोभन का विरोध करने में विफल होने की हद तक नहीं। लेकिन क्लेन की बाहें अनगिनत अदृश्य धागों में उलझी हुई थीं। वह आकर्षण नहीं फेंक सकता था, इसलिए वह केवल मैडम शेरोन की नींद को अपनी नींद से बदल सकता था। लेकिन उन्होंने लंबे समय से ऐसी स्थिति पर विचार किया था और तैयार थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका शरीर अद्वितीय था, एक विशिष्टता जो अधिकांश लो सीक्वेंस बियर्डर्स से भिन्न थी। उसी क्षण क्लेन की पलकें बंद हो गईं और वह सामान्य रूप से गहरी नींद में चला गया, जबकि मैडम शेरोन और केनली भी धीमी नींद में दिखाई दिए। क्लेन को तुरंत एहसास हुआ कि वह एक सपने में था और तर्कसंगत रूप से जानता था कि वह सो रहा था। जब भी उस पर स्वप्नदोष या इसी तरह के सम्मोहक प्रभाव से संबंधित कोई भी चीज इस्तेमाल की जाती थी, तब भी वह चेतना बनाए रख सकता था। उसे इसका पता तब चला जब वह डन की दुष्वप्न शक्तियों से निपट रहा था, साथ ही जब डेली उसकी आत्मा को निर्देशित कर रहा था। कच, क्लेन ने जोर से सपना तोड़ दिया और जाग गया। उसने महसूस किया कि उसके हाथ, पैर और शरीर को बांधने वाले अनगिनत धागे ढीले हो गए हैं। जहां तक मैडम शेरोन की बात है, उसकी नजरें खाली थी, मानो वह नींद के आकर्षण के प्रभाव से छुटकारा पाने जा रही हो, लेकिन अभी भी पूरी तरह से जागना बाकी था। केनली जमीन पर था और उसका स्पिरिट मीडियम मिरर पास में उल्टा था, जबकि उसकी रिवॉल्वर दरवाजे पर गिरी हुई थी। एक अवसर जब बारीक धागे ढीले हो गए तो क्लेन ने उस पल का फायदा उठाया। उसने अपना बायां हाथ बाहर निकाला और अपनी उंगलियां तोड़ दी। उसने एक फीकी नीली आध्यात्मिक लौ जलाए और अपने सामने अनगिनत बारीक धागों को जला दिया। उसी समय उन्होंने अपने दाहिने हाथ से अपनी रिवॉल्वर उठाए और ट्रिगर को बार बार दबाया। टकराना टकराना, चांदी के दानव शिकार की 2 गोलियां बैरल को फाड़कर मैडम शेरोन की ओर चली गईं। क्लेन ने परिणाम की पुष्टि नहीं की, लेकिन अपने घुटनों को मोड़ा, अपनी कमर पर ताकत लगाई और केनली की ओर छलांग लगा दी। इसके साथ ही उसने अपने शरीर के चारों ओर बंधे बारीक तारों को भी तोड़ दिया। उनके पहले शॉट मुख्य रूप से कैप्टन को यह बताने के लिए थे कि अंदर कुछ अप्रत्याशित हुआ है। वे पहले से ही लड़ रहे थे और उन्हें सहायता की आवश्यकता थी। बेशक अगर वह मैडम शेरोन को सीधे गोली मार सके तो यह सबसे अच्छा परिणाम होगा। हालांकि क्लेन को विश्वास नहीं था कि अनुक्रम 7 या 6 बियर्डर की देखभाल इतनी आसानी से की जा सकती है। हवा में हल्की नीली लपटें घूम रही थी, जो कमरे में बारीक धागों पर नृत्य कर रही थी। ऐसे स्वप्निल दृश्य में चांदी के दानव शिकार की 2 गोलियां मैडम शेरोन के शरीर में लगी। कच कच, मैडम शेरोन अपनी पारभासी नींद की पोशाक में थी और उसका अस्पष्ट शरीर झील में लाल चंद्रमा के प्रतिबिंब की तरह बिखर गया था। उसके बगल का पूरा दर्पण टुकड़ों में टूट गया और उनमें से अधिकांश लगभग थंबनेल के आकार के टुकड़ों में बिखर गए, जबकि थोड़ा सा हिस्सा फ्रेम पर रह गया। वे सभी हथेलियां जैसे थे, अजीब आकार की हथेलियां। विकल्प डेमोनेस सीक्वेंस की एक परिशक्ति। क्लेन की आंखों का कोना उस पर घूम गया क्योंकि वह पहले से ही केनली के बगल में लुढ़क गया था। चूंकि उसके हिलने से सभी बारीक तार टूट गए थे, हल्की नीली लपटें फैल नहीं पाईं। उस समय मैडम शेरोन गायब हो गई थी, लेकिन नींद केनली ने अपने हाथ उठाए और उसकी गर्दन को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसकी जीभ बाहर निकलने के साथ ही उसकी लार बहने लगी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह रुकने वाला है। लेकिन क्लेन के स्पिरिट विजन में आसपास कोई भी असामान्य चीजें नहीं थी। उन्हें अचानक सीलबंद कलाकृति 30271 का विवरण याद आ गया। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब आप स्वयं को देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि केनली ने सीलबंद आर्टिफैक्ट 30271 में पूरे शरीर के दर्पण के माध्यम से अपना प्रतिबिंब देखा हो? क्लेन ने अनुमान लगाया। उसने इसके बारे में सोचने के लिए समय निकाले बिना तुरंत एक और चांदी का ताबीज निकाल लिया। यह एक त्रिकोणीय आकार की वस्तु थी, एक रिक्विम आकर्षण। क्रिम्सन, क्लेन ने प्राचीन हमीस शब्द कहा, जबकि उसने अपनी आध्यात्मिकता को आकर्षण में डाला और उसे बाहर फेंक दिया। फिर उसने अपना बायां हाथ दबाया और स्पिरिट मीडियम मिरर पकड़ लिया। उन्होंने ये निर्धारित करने के लिए अपनी आंख के कोने का उपयोग किया कि सीलबंद कलाकृति नीचे की ओर थी ताकि यह स्वयं को प्रतिबिंबित न करे। त्रिकोणीय चांदी का आकर्षण बर्फीली नीली लिप्टों में प्रज्वलित हो गया। सौम्य और शांत अंधेरे ने केनली को ढक लिया और खुद क्लेन को प्रभावित किया। घबराहट भरी भावनाएं उसी क्षण तितर बितर हो गई। केनली ने अपने हाथों को अपने गले पर आराम दिया, जबकि क्लेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह घर में अपनी ओरियल खिड़की के सामने खड़ा था और शांत सड़कों को देख रहा था। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति शांत थी। क्लेन बिल्कुल यही चाहता था। उसी क्षण वह अत्यंत शांत अवस्था में प्रवेश कर गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति बचा है जिसके पास और कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। शांति की इस अनुभूति के भीतर अचानक उसके मन में एक तीव्र अनुभूति हुई। मैडम शेरोन मेरी दाहिनी कमर पर हमला करने वाली हैं। ये युद्ध में एक विदूषक की दूरदर्शिता क्षमता थी। बिना किसी हिचकिचाहट के क्लेन ने स्पिरिट मीडियम मिरर उठाया और अपनी बाईं ओर लुढ़क गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अंधेरे की लिप्टों में जलता हुआ एक खंजर उस स्थान पर चुप गया जहां वह पहले खड़ा था।
मैडम शेरोन का चित्र एक बार फिर रेखांकित किया गया। जैसे ही वह लौटा, क्लेन ने अचानक स्पिरिट मीडियम मिरर उठाया और मैडम शेरोन की ओर इशारा किया। अपने साथी को बचाने के अलावा जब वह केनली के करीब पहुंचे तो उनका मुख्य लक्ष्य सीलबंद कलाकृतियों को उठाना था। अन्यथा उन्हें विश्वास नहीं था कि मैडम शेरोन के बगल में रहते हुए कैप्टन के सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करने से कुछ भी अच्छा होगा। फ्लेरेंस संचाम का उपयोग किसी बियॉन्डर के विरुद्ध लड़ने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना कि इसका उपयोग किसी मृत आत्मा के विरुद्ध किया जाए। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति वहां खड़ा होकर ताबीज का उपयोग करने का इंतजार नहीं करेगा। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता तो क्लेन केवल जोखिम ले सकता था और अजिक की तांबे की सीटी का उपयोग कर सकता था। वह इसे कैसे समझाएगा, इसके बारे में वह जीवित रहने के बाद सोचेगा। हालांकि चीजें क्लेन की भविष्यवाणी से बेहतर विकसित हुई। मैडम शेरोन ने हत्या का विकल्प चुना। उसने रिक्विम चार्म और स्पिरिट मीडियम मिरर के उसके उपयोग में बाधा नहीं डाली। इसलिए क्लेन ने तुरंत एक सरल योजना तैयार की थी। वह रिक्विम चार्म के नतीजों से नहीं बचता था, बल्कि एक जोकर के रूप में अपनी दूरदर्शिता क्षमता को बढ़ाने के लिए इस पर भरोसा करता था। फिर उसने दुश्मन को प्रतिबिंबित करने के लिए स्पिरिट मीडियम मिरर का उपयोग करते हुए हमले से बचने का अवसर जब्त कर लिया। जब मैडम शेरोन की स्ट्राइक चूक गई तो वह तुरंत अपने फुर्तीले प्रतिद्वंद्वी का पीछा करना चाहती थी जो दूर जा रहा था। अचानक उसकी नजर 3 दरारों वाला एक दर्पण पर पड़ी। दर्पण की सतह हिली और एक महिला की आकृति दिखाई दी। उसके बाल काले और घने थे, नीचे लटक रहे थे और उसके चेहरे को अवरुद्ध कर रहे थे। क्लेन का बायां हाथ कांप गया और स्पिरिट मीडियम मिरर सामने की ओर ऊपर की ओर रखते हुए 1 दर्जन सेंटीमीटर तक कालीन पर फिसल गया। एक पीला हाथ दर्पण से बाहर निकला और सफेद बेडशीट जैसी पोशाक में एक महिला तेजी से दर्पण से बाहर निकली और मैडम शेरोन पर झपटी। मैडम शेरोन की अभिव्यक्ति उदास हो गई। उसकी मासूम भूरी आंखों के ऊपर अंधेरे की एक परत थी। उसका परिवेश 7 काली लपटों से प्रज्वलित हो उठा। झटके से एक काली लौ निकली और सफेद पोशाक वाली महिला को लगी। वाह! महिला आग की चपेट में आ गई और दर्द से कराहने लगी। बहुत जल्द वह हवा में गायब हो गई। सू 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 काली लपटें गोलियों की तरह एक के बाद एक क्लेन पर उड़ती रहीं। क्लेन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तेजी से लुढ़क गया। उसकी उस स्थान पर रुकने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि उसकी लुढ़कने की क्रिया धीरे धीरे धीमी हो गई क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे महीन धागे उसे फिर से उलझा रहे हैं। उन्होंने उसे धीमा कर दिया और उसकी गति को प्रभावित किया। ऐसा लग रहा था कि यह जोकर की युद्ध क्षमताओं की दास्तां है। काली लपटें क्लेन के चेहरे से होते हुए मैडम शेरोन के बिस्तर पर गिरी। हालांकि ये जला नहीं, जीवन या आध्यात्मिकता वाली वस्तुओं पर प्रभावी प्रतीत होता है। क्लेन को अभी अपने सफल चकमा देने की खुशी महसूस भी नहीं हुई थी कि तभी उसके दिमाग में एक और पूर्वाभास कौंध गया। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी को मोड़ लिया और अपने आगे के फ्लिप को साइड रोल में बदल दिया। एक पारदर्शी बर्फ का क्रिस्टल अचानक भाले की तरह प्रकट हुआ और कालीन में जा घुसा, जहां क्लेन मूल रूप से उतरने का इरादा रखता था। सफेद ठंड फैल गई और क्लेन पर हमला कर दिया, जिसके कार्य महीन धागों से प्रभावित थे। वह अचानक कांप उठा और उसका शरीर अकड़ गया। हालांकि वह अभी भी चल सकता था, फिर भी वह बहुत धीमा था। मैडम शेरोन के चारों ओर फिर से काली लपटें थीं और उनके हाथों में एक पारदर्शी बर्फ का भाला था जो संघनित हो गया था। क्लेन ने और अधिक संकोच नहीं किया और अपना हाथ अपनी जेब में डाला और अजिक की तांबे की सीटी पकड़ ली। वह तभी केनली ने रिक्विम और स्लंबर आकर्षण के प्रभाव को दूर कर दिया। वह उठा और 2 खाली निगाहों से मैडम शेरोन की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा किसी छाया से ढका हुआ है, जिससे वह चुप लेकिन डरावना लग रहा है। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। केनली ने मैडम शेरोन की ओर छलांग लगाई जो सबसे करीब थी। मैडम शेरोन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने चारों ओर फैली काली लपटों को एक के बाद एक केनली पर दागा। पुफ 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 काली लपटें बर्फ के टुकड़ों की तरह गायब हो गईं और उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्लेन पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपने दाहिने हाथ में बंदूक उठाई और मैडम शेरोन पर निशाना साधते हुए ट्रिगर खींच लिया। टकराना। मैडम शेरोन ने समय से पहले चकमा दिया और केनली की ओर फ्रॉस्ट भाला फेंका, लेकिन ये केवल उसके कब्जों में घुसा, उसकी त्वचा में नहीं। इसलिए इसने बर्फीला प्रभाव पैदा नहीं किया। टकराना। क्लेन ने फिर से गोली चलाई और मैडम शेरोन चकमा देकर टूटे हुए फुल बॉडी दर्पण की तरफ चली गई और एक हथेली के आकार का टुकड़ा उठा लिया। वह तेजी से चलती रही और दूसरी गोली से बच गई। फिर उसने केनली को प्रतिबिंबित करने के लिए अनियमित टुकड़े का उपयोग किया क्योंकि वह उस पर छलांग लगा रहा था। इसके तुरंत बाद मैडम शेरोन चकमा देकर किनारे की ओर चली गई और उन्होंने अपनी हथेली से दर्पण को स्वाइप किया जो काली लपटों से ढका हुआ था। उस समय क्लेन ने अपनी रिवॉल्वर खाली कर दी थी। उसके पास इसे फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे खाली गोले और रिवॉल्वर कालीन पर गिर गए। जैसे ही वह केनली की रिवॉल्वर उठाने के लिए पलटा, उसने अपने साथी की दुखद चीख सुनी। केनली झुकने और उल्टी करने से पहले रुक गए। ये पहले पित्त था, फिर लाल हृदय, उसके बाद उसके फेफड़े और पेट थे जो काली लपटों से जल रहे थे। धड़कता हुआ दिल, पीला हरा तरल पदार्थ, चुपचाप जलती हुई काली लपटें और गिरती हुई आकृति क्लेन के दृष्टि क्षेत्र में प्रवेश कर गई और क्लेन के दिमाग में गहराई से अंकित हो गई। आज तक उसका सबसे खतरनाक मिशन तब था जब वह रे बीबर के साथ काम कर रहा था जो बचाने के बीच में था। ऐसे भयानक और खतरनाक राक्षस के कारण भी मिशन पर तैनात बियॉन्डर्स को गंभीर चोटें ही आईं। किसी को भी अपने प्राणों की आहुति नहीं देनी पड़ी। क्लेन ने ओल्ड नील सहित जिन बियॉन्डर्स की मौतें देखी थी वे सभी उनके नियंत्रण खोने के कारण थी। हत्यारा अजीब और अवर्णनीय हो सकता है या दुष्ट देवताओं से संबंधित हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा किए गए मिशनों से उनका कोई लेना देना नहीं था। अब वह देख रहा था कि उसका एक साथी युद्ध में मारा जा रहा है। मौत पूरी तरह से एक गलती की वजह से हुई। नाइटहॉक पागलपन के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन साथ ही वे खतरे के खिलाफ भी लड़ रहे थे। उसे एक गलती की भरपाई करने का अवसर शायद कभी न मिले। क्लेन के विचार तेजी से उभरे। जाहिरा तौर पर एक बड़ा झटका झेलने के बाद वह घुटनों के बल बैठ गया और अपना दाहिना हाथ उठाकर मैडम शेरोन पर लगातार गोलियां दागने लगा। चांदी के दानव का शिकार करने वाली गोलियां अदृश्य धागों को छेदती हुई उसके सिर और पारदर्शी स्लीपिंग गाउन की ओर लगी। अचानक मैडम शेरोन को किसी चीज ने दूसरी दिशा में झटका दिया, जिससे वह क्लेन की उन्नत शूटिंग से सफलतापूर्वक बच गई। क्लेन केवल खुद को संभालने और तर्कसंगत विचार की क्षमता हासिल करने में कामयाब रहा जब उसने अपनी रिवॉल्वर में 5 गोलियां दागी और एक खाली चैम्बर पर हथौड़े की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसका हृदय कड़ा हो गया।
पुनः लोड करने के लिए समय दिए बिना उसने रिवॉल्वर को एक तरफ फेंक दिया और टैरो कार्ड का ढेर निकाल लिया। पिताजी, मैडम शेरोन का शरीर एक तरफ हट गया और उसने देखा कि एक कार्ड उसके पास से उड़ रहा है, जो मेकअप टेबल की सतह में गहराई से छेद कर रहा है। वह मुस्कुराए, उसकी खूबसूरत भूरी आंखों में एक बार फिर काली चमक आ गई। उस पल उसके झरने जैसे भूरे बाल अचानक हवा में उड़ गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें उठा लिया हो। मैडम शेरोन ठिठक गई। वह बचना चाहती थी, लेकिन वह बहुत धीमी थी। क्लेन ने एक जादूगर कार्ड फेंक दिया था, जिससे उसके बाल दीवार पर सफलतापूर्वक चिपक गए। पिताजी, मैडम शेरोन ने जबरदस्ती अपने बाल खींचे और आगे की ओर लुढ़क गई। उसका शरीर तेजी से क्लेन की दृष्टि से ओझल हो गया। वह फिर से अदृश्य हो गई है। क्लेन की उंगलियों के बीच एक टैरो कार्ड था और वह धीरे धीरे अपने परिवेश के प्रति सचेत रहते हुए घूम रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि मैडम शेरोन को अपना हमला क्यों छोड़ना पड़ा और वह धीमी क्यों हो गई थी। यदि स्थिति सामान्य रूप से विकसित होती तो क्लेन के पास इस भयानक राक्षसी से निपटने के लिए अज़ीज़ की तांबे की सीटी का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। हाँ, कैप्टन यहीं कहीं आसपास होगा। उसे थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। उसने इधर उधर देखा, उसकी नजर अनायास ही खिड़की पर पड़ी। उसी समय उसने अपने हृदय में एक निर्णय लिया। मैडम शेरोन भागना चाहती है। वह जानती थी कि हमारे पास अभी भी एक साथी है जो उसे सपने में खींचने की क्षमता रखता है, लेकिन वह अनिश्चित थी कि क्या नाइटहॉक्स, मैंडेटेड पेनिशियस या मशीनरी हाइव माइंड से अन्य सुदृढ़ीकरण होंगे। भले ही वह शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह अपने दम पर बियोडस की टीम का सफाया कर सके। इस विचार के साथ क्लेन ने अपनी कलाई को झटका दिया और टैरो कार्ड को खिड़की की ओर उछाल दिया। हुश हुश हुश। उसने एक के बाद एक 5 कार्ड फेंके। 3 ने खिड़की को सील कर दिया और बाकी 2 दरवाजे की ओर। दरार, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। कांच टूटने की आवाज के बीच 2 टैरो कार्ड एक के बाद एक अधखुले शयनकक्ष के दरवाजे में घुसे। जैसा कि उसे उम्मीद थी, क्लेन ने चकमा देने की आवाज सुनी। उसने एक बार फिर कार्ड फेंके और अपने जोकर के अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हुए ये पता लगाया कि उसे कहां निशाना लगाना चाहिए। कार्ड हवा में छेद कर गए और मजबूत दीवार में घुसने से पहले तेजी से आगे बढ़े। हालांकि एक आकृति तुरंत हवा में रेखांकित हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि भूरे बालों वाली मैडम शेरोन थी, जो पारभासी स्लीपिंग गाउन में थी। जैसे ही मैडम शेरोन बेनकाब हुई, उनकी आंखों का ध्यान भटक गया, जैसे वह खड़े खड़े ही सो रही हो। कैप्टन, क्लेन ने अपने आसपास का निरीक्षण किया, लेकिन उसे अपने पत्ते फेंकने की कोई जल्दी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि मैडम शेरोन जल्द ही सपने से बाहर आ जाएंगी। उन्हें इन 2 या 3 सेकंड में घातक क्षति पहुंचानी थी, अन्यथा उनका प्रतिद्वंद्वी बच जाता। जब उनके बीच काफी दूरी थी तो दुष्वप्न से बचना आसान था। अपने घुटनों को मोड़ते हुए क्लेन तिरछे आगे की ओर लुढ़क गया। वह झुका और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, स्पिरिट मीडियम मिरर के किनारे को पकड़ लिया जो ऊपर की ओर था। इससे पहले कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे, उसने अपनी कलाई को झटका दिया। उसने सीलबंद कलाकृति 30271 को मैडम शेरोन की ओर फेंक दिया। दर्पण वाला भाग उसकी ओर था। मैडम शेरोन का शरीर कांप उठा। उसकी भूरी आंखों का रंग तुरंत ठीक हो गया, क्योंकि उन्हें एक बार फिर अपना ध्यान केंद्रित हो गया। और जागने पर उसके सामने मजबूत ठंड की एक क्रिस्टलीय परत थी जो उसके शरीर की सतह पर दिखाई देती थी। हालांकि उसने न तो कार्ड देखा, न ही राक्षस शिकार गोली उसकी ओर आती देखी। उसने जो कुछ देखा वह एक दर्पण था, और वह दर्पण उसकी मासूम फिर भी आकर्षक सुंदरता को प्रतिबिंबित कर रहा था। दर्पण में वह खूबसूरत चेहरा अचानक विकृत हो गया। उसके चेहरे पर झुर्रियां, खून के धब्बे और सड़न के धब्बे दिखाई देने लगे। नहीं, मैडम शेरोन जोर से चिल्लाई, जैसे कि उन्होंने अभी अभी अपने किसी प्रियजन को मरते हुए देखा हो। उसकी त्वचा का रंग तुरंत हरा हो गया, क्योंकि उसकी आंखों के कोने से पीला मवाद बहने लगा। एक क्षण की पीड़ा के बाद मैडम शेरोन के भीतर से एक शांत काली लौ जल उठी, मानो वह कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। फिर काली लपटें सघन ठंड में बदल गई, मानो यह शाश्वत विश्राम के लिए एक ताबूत बना रही हो। अदृश्य धागों ने आखिरकार वह रंग ले लिया जो मानव आंख को दिखाई दे रहा था। उन्होंने ठंड को ढक लिया, जिससे एक विशाल कोकून बन गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। सीलबंद आर्टिफैक्ट 30271 मैडम शेरोन के विशाल कोकून के पास रुकने से पहले जमीन पर गिर गया और लड़खड़ा गया। उसी समय डन खिड़की की चौखट तोड़कर कमरे में घुस गया। उसकी नजर केनली पर पड़ी, जिसने सांस लेना बंद कर दिया था, और उसकी अभिव्यक्ति डूब गई। इसी क्षण कोकून टूटकर खुल गया। बर्फ का ताबूत एक बार में 1 इंच रह गया, क्योंकि काली लपटें रोशनी के छींटों में बदल गईं और आसपास के वातावरण में फैल गईं। मैडम शेरोन की त्वचा अपना सामान्य रंग वापस पा चुकी थी। उसकी आंखों में थकान दिख रही थी, लेकिन वह सामान्य लग रही थी। उसकी आंखों में क्लेन झलक रहा था, जो अभी भी जमीन पर फैला हुआ था। उसने डन स्मिथ को भी देखा। उसकी आंखें बंद होने पर उसकी उंगली उसकी ग्लबेला पर दब गई थी। जैसे ही मैडम शेरोन की पलकें अनियंत्रित रूप से झुक गईं, डन से एक निराकार लहर बाहर की ओर फैल गई। डन के विंडब्रेकर के नीचे सांप जैसी वस्तुएं रेंग रही थी। क्लेन जानता था कि कैप्टन मैडम शेरोन को लंबे समय तक रोक नहीं सकता, ठीक उसी तरह जब वे पहले मॉन्स्टर बीबर से लड़ रहे थे। क्लेन फिर से आगे बढ़ा। उसने अपनी रिवॉल्वर पकड़ ली, जिसे उसने पहले कालीन पर फेंक दिया था। उसने अपने बाएं हाथ से राक्षस शिकार की 3 गोलियां पकड़ ली और अपनेपन के कारण उन्हें गोल कक्षों में भर दिया। पिताजी, क्लेन ने सिलेंडर बंद किया और बंदूक पर दोनों हाथ रखकर मैडम शेरोन पर निशाना साधते हुए खड़ा हो गया। उसने उसके माथे के मध्य भाग पर निशाना साधा। टकराना। उसने जोकर की क्षमताओं से अपने शरीर को नियंत्रित किया और ट्रिगर खींच लिया। सिल्वर दानव शिकार की गोली हवा में छेद कर निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाती हुई। मैडम शेरोन की आंखों के बीच एक खूनी घाव दिखाई दिया, लेकिन गोली रुकावट की कई परतों को चीरती हुई दिखाई दी, जिससे उसकी अधिकांश शक्ति खत्म हो गई, जिससे वह लक्ष्य की खोपड़ी को भेदने में असमर्थ हो गई। क्लेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के 2 और गोलियां चलाईं जब उसने देखा कि मैडम शेरोन ने अचानक अपनी आंखें खोली। टकराना, टकराना। सफेद बिंदुओं के बीच खून की बारिश बिखर गई। मैडम शेरोन की वह अद्भुत सुंदरता एक क्षत विक्षत लाश बन गई थी, जो हर आदमी में दुष्वप्न पैदा करती थी। उसके पास उपयोग करने के लिए लंबे समय से विकल्प खत्म हो गए थे। उफ़ उफ़। क्लेन ने अपनी बाहें नीचे कर ली और जोर से हौंकने लगा। मैडम शेरोन, जिसका केवल आधा सिर बचा था, जमीन पर गिर पड़ी। उसके पास अभी भी एक असाधारण आकृति थी। उसकी त्वचा अभी भी सफेद और कोमल थी। डन ने खुद को सीधा किया और अपनी आंखें खोली। उसने भी अपना हाथ अपने ग्लबेला से नीचे कर लिया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह घायल नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका बहुत सारा खून बह गया हो।
अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह भागने की कोशिश करने से पहले कुछ लोगों को मारना चाहती थी, अगर यह सीलबंद आर्टिफैक्ट 30271 के लिए सहयोग से खुद को प्रतिबिंबित नहीं करता था, तो हम शायद केवल उसे घायल करने में सक्षम होते। डन धीरे धीरे क्लेन की तरफ आगे बढ़ा, उसकी आवाज असामान्य रूप से धीमी थी। यदि यह न होता कि मैं कितना अनोखा था, तो मैं लड़ाई के पहले 10 सेकंड में केनली के साथ मर गया होता। क्लेन ने केनली की ओर देखा जो चुपचाप काली राख पर लेटा हुआ था। उसने सांस छोड़ी। कैप्टन केनली, मुझे पता है, डन ने कर्कश आवाज में उत्तर दिया। मुझसे गलती हो गई। मैडम शेरोन ने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह चुपचाप सपने से भाग जाएगी। वह रुका, फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन आपको इसकी आदत डालनी होगी। मिशन के दौरान नाइटहॉक्स का मरना सामान्य बात है। शायद मरने वाला अगला व्यक्ति मैं होगा। क्लेन चुप हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। केनली की आंखें अभी भी खुली थीं और वह छत की ओर एकटक देख रहा था। देवी आपको आशीर्वाद दे, आपको सच्ची शांति मिले। डन केनली के पास गया और उसकी छाती पर लाल रंग का चांद बना दिया। इसके बाद वह बैठ गया और अपने साथी की आंखें बंद कर ली। देवी आपको आशीर्वाद दे, इस शांत रात में अब कोई खतरा या पागलपन न रहे। क्लेन ने भी अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना करते हुए लाल चांद को चित्रित किया। कुछ सेकंड बाद उसने जबरदस्ती अपनी निगाहें हटा ली और भारी आवाज में पूछा, कैप्टन, क्या मुझे अब उसकी आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए? डन ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। आदिम राक्षसी के बारे में पूछने का प्रयास न करें, यह बहुत खतरनाक है। मैं आपकी रक्षा करूंगा और किसी भी दुर्घटना को आपको परेशान करने से रोकूंगा। क्लेन ने देरी नहीं की। उन्होंने विभिन्न सामग्रियों को बाहर निकाला और मध्यमा अनुष्ठान शुरू करते हुए तुरंत एक वेदी स्थापित की। मंत्रों का पाठ करने के बाद वह एक कदम पीछे हट गया और स्वप्न भविष्यवाणी का प्रयोग किया। उद्धरण चिन्ह। मैडम शेरोन के भागीदार। यह एक रात का दृश्य था। मैडम शेरोन, जो एक लंबी काली पोशाक पहने हुए थी, ने इंस्टिगेटर ट्रिसी को चुड़ैल शब्द पर संदेह सुनने के बाद थोड़ा पागलपन से हंसाया। क्या आप हमेशा उत्सुक नहीं थे? इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि हमारे उच्च स्तर की सभी महिलाएं क्यों हैं। तो यह वास्तव में राक्षसी संप्रदाय था। लियोनार का अनुमान सच से सटीक रूप से मेल खाता है। उसके पास वास्तव में एक बड़ा रहस्य है। हत्यारे और भड़काने वाले के लिए संबंधित अनुक्रम 7 चुड़ैल है। क्या जाल है? क्लेन मन ही मन सोचा। दृश्य तुरंत बदल गया। क्लेन ने एक विशाल हॉल देखा जिसके चारों ओर संकीर्ण खिड़कियां थी और शुद्ध सफेद वस्त्र पहने एक महिला थी। उसकी पीठ मैडम शेरोन की ओर थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हम आदिकाल की ओर आगे बढ़ते हैं, हम संतत्व तक पहुंच सकते हैं। हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और दिनों के अंत से बच सकते हैं। मैडम शेरोन ने अपना सिर नीचे किया और उत्सुकता से पूछा, हमें महिला क्यों बनना चाहिए? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आदिम एक महिला है? क्या महिलाएं विनाश और आपदा का प्रतीक है? युद्ध का पर्यायवाची। डेमोनेस सीक्वेंस पाथवे के समान अनुक्रम। ये कौन सा होगा? क्लेन ने फिल्म जैसा दृश्य देखा क्योंकि उसे अनुक्रम पथ याद आ गए जिनके बारे में वह जानता था। चूंकि वह केवल एक आधिकारिक नाइटहॉक था, फिर भी बहुत सी जानकारी थी जिस तक वह नहीं पहुंच सका। वह अभी भी मध्य से उच्च अनुक्रमों के नामों और उनके अनुरूप लक्षणों के बारे में अनभिज्ञ था। वह केवल उन कुछ के बारे में ही जानता था जो उसने अनंत धधकते सूर्य से सीखे थे, जैसे कि प्रकाश के पुजारी और छाया रहित कॉम्बैट सीक्वेंस के देवता का मार्ग जो उसने युवक सन से पाया, जैसे डॉन पलाडिन, गार्जियन और डेमन हंटर, साथ ही स्पिरिट गाइड और गेटकीपर जो उन्हें डेली और डन से पता चला। इसलिए उनके लिए यह निर्णय करना कठिन था कि कौन सा अनुक्रम मार्ग युद्ध का पर्याय होगा। वह केवल उन्हें एक एक करके समाप्त कर सकता था, जैसे कि गॉड ऑफ कॉम्बैट सीक्वेंस मार्ग जो युद्ध के बजाय व्यक्तिगत लड़ाई की तरह अधिक लगता था। क्लेन ने इसके बारे में सोचा और दायरे को कम करके 5 विकल्प कर दिया। सबसे पहले आर्बिटर सीक्वेंस मार्ग था जिस पर लोन साम्राज्य के शासक ऑगस्टस परिवार और फेनापुटर साम्राज्य के कैस्टिया परिवार का नियंत्रण था। लेकिन क्लेन ने महसूस किया कि इस विकल्प की संभावना सबसे कम थी क्योंकि मध्यस्थ का संगत अनुक्रम 8 शरीफ था और अनुक्रम 7 पूछताछ करता था, जो दोनों परीक्षण और निर्णय की ओर झुक रहे थे लेकिन युद्ध की ओर नहीं। दूसरा, चौथा युग सुलेमान साम्राज्य का डाक सम्राट का मार्ग था। इसके अनुक्रम 9 का आधुनिक नाम वकील था, जो प्रतिद्वंद्वी की खामियों और कमजोरियों को खोजने और उनका उपयोग करने में अच्छा था, साथ ही उत्कृष्ट वाक्पटुता और तार्किक सोच भी रखता था। वह दूसरा सबसे कम संभव अनुक्रम मार्ग था। उन्हें संदेह था कि अनुक्रम के विकास में नियमों का उपयोग किया जाएगा और वे व्यवस्था की छाया में चले। बेशक युद्ध को भी व्यवस्था की छाया में से एक माना जाता था। तीसरा, हंटर सीक्वेंस मार्ग था जो फेसेक साम्राज्य के शासकों आइनहॉर्न परिवार के नियंत्रण में था। इंटिस रिपब्लिक का पूर्व शाही परिवार, सौरोन परिवार और छिपा हुआ संगठन जो केवल पिछले 200 से 300 वर्षों में सामने आया, आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर। क्लेन ने सोचा कि यह काफी संभव है। नाइटहॉक की गोपनीय जानकारी में हंटर्स को उत्कृष्ट ट्रैकर्स, उत्कृष्ट ट्रैप मास्टर और शानदार शिकारी के रूप में वर्णित किया गया है। संगत अनुक्रम 8 प्रोवोकर था, जबकि अनुक्रम 7 पायरोमैनियाक था। दोनों आंशिक रूप से नरसंहार और युद्ध से जुड़े थे। चौथा प्राचीन संगठन ब्लड सेंटिफाई संप्रदाय था जो राक्षसों की पूजा करता था। वे आपराधिक अनुक्रम मार्ग के नियंत्रण में थे। अनुक्रम शीर्षक से ही क्लेन को लगा कि इसकी उच्च संभावना है। पांचवा रोज स्कूल ऑफ थॉट था जो खूनी अनुष्ठानों के लिए जाना जाता था। उनके पास कैदी अनुक्रम मार्ग था और कारण वही था जो पहले था। जैसे ही क्लेन अपने ही विचारों में डूब रहा था, उसके सामने का दृश्य बदल गया। मैडम शेरोन ने अभी अभी नहाना खत्म किया था और उसके गीले बाल नीचे लटके हुए थे। उसके चेहरे पर एक ताजा लेकिन आकर्षक आकर्षण था। मैं सफेद लिबादे में उस महिला को नहीं देख सकता जिसने मैडम शेरोन को राक्षसी में बदल दिया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरी मानसिक क्षमता में अभी भी कमी है। क्लेन ने अपने विचारों पर लगाम लगाए और अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित किया जो उसकी आंखों के सामने थी। मैडम शेरोन ने अपने बालों को उल्टा किया और पानी की बूंदें उसके गालों पर फिसल गईं। उसने हंसते हुए उस आदमी की ओर देखा जो बिस्तर पर इंतजार कर रहा था और बोली, क्या तुम्हें मेनाक की देखभाल के लिए मेरी जरूरत है? बिस्तर पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपना सिर हिला दिया। तब तक नहीं जब तक आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि पीछे कोई निशान नहीं छूटेगा। लेकिन यह असंभव है, इसके अलावा आपके पास क्या साधन है? अपने सामने खड़े आदमी को देखकर क्लेन पहले तो अचंभित रह गया, फिर अचानक उसे लगा कि यह उम्मीदों के अनुरूप है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तस्वीर अक्सर टेंडेंसिटी ऑनेस्ट पेपर और अन्य अखबारों के पहले पन्ने पर छपती थी। वह वर्तमान मेयर थे जो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य के रूप में फिर से निर्वाचित होना चाह रहे थे।
मैडम शेरोन मुस्कुराई लेकिन विषय की गहराई में नहीं गई। उसका लबादा उसके पैरों से आधा ऊपर था और वह शान से बिस्तर के किनारे तक चली गई। उसके सामने के दृश्य एक के बाद एक बदलते गए जब तक कि क्लेन ने कई संसद सदस्यों, व्यापारियों और सिविल सेवकों को नहीं देखा जो कभी कभी अखबार में दिखाई देते थे। वे या तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि दान कैसे प्राप्त किया जाए, अभियान अधिनियम के इर्द गिर्द घूमकर मतदाताओं को रिश्वत दी जाए, या सुरक्षा का वादा किया जाए और समस्याओं का समाधान किया जाए। पूरे घटनाक्रम में मैडम शेरोन ने दलाल की भूमिका निभाई। ये वास्तव में एक वृत्तचित्र है, ठीक है। मैडम शेरोन के साथ टिंगडन के ऊपरी सर्किलों का दौरा करें, ठीक है, लेकिन इतने सारे बिस्तर दृश्य क्यों हैं? कई रईसों और संसद सदस्यों को पता था कि मैडम शेरोन के कई प्रेमी थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों देखा जैसे वे प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके? क्या ये मैडम शेरोन सीक्वेंस की क्षमता थी? क्लेन ने अनुमान लगाते हुए सोच समझकर देखा। पहले की भविष्यवाणी के माध्यम से वह निश्चित था कि टिंगडन के ऊपरी हलकों में से किसी को भी मैडम शेरोन की असली पहचान के बारे में नहीं पता था, और न ही उन्होंने मेनार की हत्या करने के लिए उसके साथ मिलीभगत की थी। दूसरे शब्दों में, मेनार की मृत्यु मैडम शेरोन का अपना निर्णय था। क्यों? उसके पास जोखिम लेने का कोई कारण नहीं था। निस्संदेह मैडम शेरोन के दृष्टिकोण से उसके पास भविष्यवाणी में हस्तक्षेप करने की अद्भुत शक्ति थी, और वह यौन सुख से अचानक मृत्यु भी करा सकती थी और मृत्यु को प्राकृतिक और आकस्मिक दिखा सकती थी। मेनार को मारना कोई जोखिम भरा काम नहीं था जिससे उसकी पहचान उजागर हो जाती, लेकिन स्पष्ट रूप से उसके पास कोई मकसद नहीं है। यह शामिल जोखिम से मेल नहीं खाता। क्या यह उसके अभिनय की आवश्यकताओं में से एक हो सकता है? लेकिन वह निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकती थी जिसकी पहचान और स्थिति उतनी संवेदनशील न हो। फिर मामला नाइटहॉक मैंडेटेड पेनिशेस या मशीनरी हाइव माइंड के पास नहीं जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैडम शेरोन को यह बताने में सक्षम होना चाहिए था कि मेनार की पत्नी उससे नफरत करती थी और बेहद नाराज थी। इससे इसकी अत्यधिक संभावना थी कि किसी को उसकी जांच के लिए भेजा जाएगा, तो उसने सफेद हड्डी की मूर्ति जैसी संवेदनशील वस्तुओं को क्यों नहीं हटाया? वह इसे बगीचे में या किसी और चीज में गाड़ सकती थी। क्या वह अपनी तिजोरी और उसके छिपे हुए डिब्बे की सुरक्षा को लेकर इतनी आश्वस्त थी? अपने संदेह के बीच क्लेन ने देखा कि मैडम शेरोन की आत्मा अभी तक बिखरी नहीं थी। उसने एक और स्वप्न भविष्यवाणी करने का अवसर जब्त कर लिया। इस बार उनकी भविष्यवाणी में शामिल था जॉन मेनार को मारने का असली मकसद मैडम शेरोन का था। मौन रहकर इसे पढ़ने के बाद क्लेन एक बार फिर सपने में आया और उसने एक नया दृश्य देखा। मैडम शेरोन के हाथ में रेड वाइन का एक गिलास था जो खून जैसा लग रहा था। वह अपने ढीले स्लीपिंग गाउन में अपने कमरे में आगे पीछे घूम रही थी। आखिरकार उसने बची हुई शराब एक घूंट में पी ली, मानो उसने कुछ तय कर लिया हो। दृश्य तेजी से बिखर गया, जिससे क्लेन और भी अधिक भ्रमित हो गया क्योंकि मेनार की मौत से ऐसा लग रहा था कि मैडम शेरोन ने बिना किसी की प्रेरणा के स्वेच्छा से ऐसा किया था। यह अजीब है। क्लेन ने अपने आप से बुदबुदाया और कुछ अन्य भविष्य कथनों का उपयोग किया, लेकिन उत्तर अलग नहीं थे। ये देखकर कि मैडम शेरोन पारदर्शी और भ्रामक होती जा रही थी, ये दर्शाता है कि वह जल्द ही गायब होने वाली थी। क्लेन ने सोचा और मृत आत्मा के साथ अंतिम संपर्क बनाया। डेमोनेस पाथवे का सीक्वेंस पोषण फॉर्मूला। डेमोनेस पाथवे का सीक्वेंस पोषण फॉर्मूला। भविष्यवाणी करे क्योंकि उसे लगा कि राक्षसी मार्ग केवल आपदा फैलाता है और दर्द पैदा करता है। भले ही उसे एक संबंधित औषधि फॉर्मूला मिल गया हो, वह इसे किसी को बेचने के लिए तैयार नहीं था और अप्रत्यक्ष रूप से एक हत्यारा बन गया। स्पेक्टेटर पोषण के बारे में उसकी समझ के कारण वह ये संदेह करने और सत्यापित करने में सक्षम हो गया था कि डेक्स्टर गुडेरियन साइकोलॉजी एल्केमिस्ट का सदस्य था, इसलिए भविष्य में डेमोनेसिस के खिलाफ बेहतर लड़ाई के लिए उसे इसके लक्षणों के बारे में और अधिक सीखना होगा, उनका अनुक्रम मार्ग। हाँ, हुड यूजेन की मृत्यु के बाद डेक्स्टर गुडेरियन ने अभी तक मुझसे संपर्क नहीं किया है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि मनोविज्ञान की रसायनियों ने जांच के लिए कुछ मजबूत सदस्यों को भेजा है और उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की है। जैसे ही क्लेन के विचार चमके, उसने फिर से अंधेरा हॉल देखा। उसने उस स्त्री को फिर से पवित्र श्वेत वस्त्र में देखा। मैडम शेरोन ने अपना सिर नीचे झुका लिया और वह केवल दूसरी महिला के पैर देख सकती थी, निर्दोष पैरों की एक जोड़ी। जल्द ही उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। खुशी, यह अनुक्रम 6 औषधि का नाम है, वह लक्ष्य जिसे आप आगे बढ़ाने वाले हैं। यदि आप सफल होते हैं तो आप खुशी की राक्षसी होंगे। जब खुशी अप्रतिरोध्य है और इससे दूर होना असंभव है तो यह एक है वेदना का रूप। यह भी एक कहावत है जिसका आपको पालन करना होगा। जब तक आप अपनी उन्नति पूरी कर लेते हैं, एक डायन के रूप में अपनी विभिन्न क्षमताओं को बढ़ाने के अलावा आप और अधिक सुंदर भी बन जाएंगे, जिससे आप प्रलोभन में बेहतर हो जाएंगे और प्रेम प्रसंग के दौरान समान या विपरीत लिंग को अविस्मरणीय आनंद प्रदान करेंगे। मैं मकड़ी की तरह अजीब धागे बनाने और उनका उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगी। उसके तुरंत बाद मैडम शेरोन के सामने एक प्राचीन चांदी की किताब प्रकट हुई। इसे खोलने के बाद इसमें फॉर्मूला और सामग्रियां अलग अलग रखी हुई थी। मुख्य सामग्री सक्कुबस आंखों की एक जोड़ी, एक वयस्क ब्लैक विडो स्पाइडर सिल्क ग्रंथि। पूरक सामग्री 100 मिलीलीटर शुद्ध पानी, ब्लैक जिमसनवीट जूस की 5 बूंदें, सक्कुबस के बालों के पूरे अवशेष, 10 ग्राम फेना बटरफ्लाई पाउडर और 5 ग्राम असली मम्मी राख। दृश्य फिर से बदल गया। ये वही हॉल था, वही लंबा सफेद वस्त्र और वही महिला जिसकी अलग अलग विशेषताएं थी। लेकिन अब अंतर यह था कि मैडम शेरोन अपनी मूल स्थिति में लौटाई थी। वह तस्वीर में पहले वाला युवा पुरुष था। एक मधुर महिला आवाज उसके कानों में गूंजी। यह अनुक्रम 7 औषधि का नाम है, मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यचकित होंगे। हाँ, मैं अभी भी नहीं कर सकता। यकीन मानिए, इसे डायन कहा जाता है, मैडम शेरोन ने उत्तेजित अंदाज में कहा। याद रखें, अगर हम आदिम के करीब जाना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक उसकी जैसा बनना होगा। वह एक महिला है, इसलिए हमें भी महिला बनना होगा, सुरीली महिला आवाज ने उत्तर दिया। या तो आप हार मान ले या स्वीकार कर ले। चुड़ैल बनने के बाद आप एक सच्ची महिला बन जाएंगी और आपकी उपस्थिति और आकर्षण में काफी वृद्धि होगी। आपके पास अदृश्य होने और विकल्प का उपयोग करने की क्षमता होगी। आप विभिन्न काले जादू में प्रारंभिक महारत हासिल कर लेंगे, आप दूसरों की भविष्यवाणी को बाधित करने में कुशल हो जाएंगे और आप काली लौ और बर्फीले ठंड का पक्ष भी हासिल कर लेंगे। मुख्य सामग्री एबिस डेमोनिक फिश के खून की हर बूंद और अगेट पीकॉक के अंडे हैं। पूरक सामग्री में 80 मिलीलीटर शुद्ध पानी, जिमसनवीट जूस की 5 बूंदें, शैडो छिपकली के 3 स्केल और डेफोडल जूस की 10 बूंदें हैं। उद्धरण चिन्ह ... एक के बाद एक दृश्य चलते रहे और क्लेन ने इंस्टिगेटर और हत्यारे के फॉर्मूले को देखा और उनके संबंधित लक्षणों को समझा।
जैसे ही वह भविष्यवाणी जारी रखना चाहता था, मैडम शेरोन की आत्मा पूरी तरह से बिखर गई। क्लेन ने अनुष्ठान बंद कर दिया और वास्तविकता में लौट आया। उन्होंने सामग्रियों को पैक किया, आध्यात्मिकता की दीवार को हटा दिया और बिना किसी जानकारी के डन स्मिथ को अपने माध्यम के परिणाम के बारे में बताया। फिर उन्होंने मैडम शेरोन पर मेनार्ड की हत्या का संदेह व्यक्त किया। खुशी के लिए उसे समाज में उच्च पद या पद पर बैठे किसी व्यक्ति की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जांच करने की जरूरत है कि मैडम शेरोन पिछले कुछ वर्षों में कहां थी और उनकी उत्पत्ति को समझें। हमें उस अंधेरे हॉल की तलाश करने की जरूरत है जहां आप है देखा। बेशक इसकी सूचना होली कैथेड्रल को देनी होगी और वे तदनुसार जांचकर्ताओं को नियुक्त कर सकते हैं। हम अपनी इच्छानुसार टिंगडन को नहीं छोड़ सकते। डन ने थोड़ा सिर हिलाया और चारों ओर देखा। उन्होंने कहा, पहली मंजिल पर जाएं, जांचें कि क्या वे नौकर अभी भी गहरी नींद में हैं। यदि कोई जाग रहा है तो उन्हें लाएं और प्रोटोकॉल के अनुसार गोपनीयता अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। मैं दूसरी मंजिल का प्रभारी रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसे एक काला कपड़ा मिला और उसने सीलबंद कलाकृति 30271 को ढक दिया। ये सुनकर क्लेन को अचानक समझ में आया कि तीव्र लड़ाई ने नौकरों को क्यों नहीं बचाया। कैप्टन ने उन्हें शुरू से ही गहरी नींद में भेज दिया था। क्लेन का शरीर अभी भी ठंडा और कठोर था। उसे धीमा करना पड़ा और बहुत हल्के कदमों से आगे बढ़ना पड़ा। जब वह शयनकक्ष के दरवाजे से गुजरा तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और दरवाजे से 2 टैरो कार्ड निकाले। उसने उन्हें पोंछा और वापस अपनी जेब में रख लिया। कमरे से बाहर निकलने के बाद वह सीढ़ी की ओर चला गया। कुछ कदम चलने के बाद उसे अचानक एक प्रश्न याद आया। वह ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि वह व्यक्ति गहरी नींद में है। एक एक करके अक्ल से जांचे। ये परेशानी भरा होगा। कैप्टन एक दुष्स्वप्न है, वह इसमें विशेषज्ञ होना चाहिए। मुझे उससे पूछना होगा कि क्या उसके पास कोई तेज और सरल तरीका है। यह मन में रखते हुए क्लेन शयनकक्ष के दरवाजे की ओर चला गया, कदम दर कदम, जैसे वह ठंड और अपने शरीर में कठोरता के खिलाफ लड़ रहा था। पास आने से पहले उसने खुले दरवाजे से झांका और कोन वाले पूर्ण शरीर दर्पण के टूटे हुए टुकड़े देखे। अभी भी दर्पण के बड़े टुकड़े फ्रेम से चिपके हुए थे, हथेली के आकार के। टूटे हुए दर्पण में डन स्मिथ अपने काले विंडब्रेकर में केनली के मृत शरीर के पास घुटने टेककर कुछ कर रहा था। अचानक उसने अपना सिर उठाया। उसकी भूरी आंखें गहरी थी और उसके होठों के कोने लाल रंग के खून से सने हुए थे। लाल रक्त। बिना सोचे समझे क्लेन घूम गया, दरवाजे के किनारे से चला गया और दीवार के खिलाफ अपनी पीठ झुका ली। गलियारे के अंधेरे का सामना करते हुए क्लेन ने दीवार के खिलाफ अपनी पीठ टिकाकर अपनी सांसें रोक ली। कैप्टन क्या कर रहा है? उसको क्या हुआ है? क्या वह खून पी रहा था? क्या यह उसके नियंत्रण खोने का संकेत है? क्लेन का दिमाग खराब था, प्रभावी विचार करने में असमर्थ था। लगभग 20 सेकंड बाद क्लेन ने अपने दांत भींच लिए। एक जोकर के रूप में अपने शरीर पर नियंत्रण की मदद से वह चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतर गया। बाद में उसने जानबूझकर भारी कदम उठाए और मैडम शेरोन के शयनकक्ष के दरवाजे पर वापस चला गया। क्लेन ने अंदर देखा और कैप्टन को सीलबंद आर्टिफैक्ट 30271 को काले कपड़े से लपेटते हुए देखा। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, उनका चेहरा साफ था। ऐसा लग रहा था मानो क्लेन ने अभी जो देखा था वह केवल एक भ्रम था। बगल में नजर डालने पर क्लेन को केनली के शरीर में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। ये वैसा ही था जैसा पहले था। उसने सांस लेते हुए पूछा, कैप्टन, मैं कैसे पुष्टि करूं कि वे नौकर अभी भी सो रहे हैं? मैं केवल स्पिरिट विजन के आधार पर सटीक निर्णय नहीं ले सकता। उनके सपनों के कारण उनकी विभिन्न भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होंगी, जो कि होंगी उनकी आभा के रंग में परिलक्षित होता है। डन स्मिथ ने स्पिरिट मीडियम मिरर के साथ खिलवाड़ किया और कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। उसने रुंधी आवाज में कहा, मुझे क्षमा करें, मैं इसके बारे में भूल गया था। मैंने आज रात बहुत सारी गलतियां की हैं। तुम्हें जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसकी पुष्टि करूंगा। उसने अपना हाथ उठाया और दबाया ग्लबेला, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे निराकार लहरें पहली मंजिल की ओर फैल गईं। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि कोई सो रहा था या नहीं। ये देखकर क्लेन अचंभित हो गया और उसने नीचे देखा। होंट, कप्तान, क्या तुम सचमुच अभी मुझे दूर खींच रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? उसने अचानक खिड़की की ओर देखा तो आसमान में लाल रंग का चांद लटका हुआ था, जो अपरिवर्तित लग रहा था। हजारों वर्षों तक क्लेन ने अपने टैरो कार्ड, रिवॉल्वर, हाफ टॉप हेड और अन्य वस्तुओं को उठाकर केनली और मैडम शेरोन की लाशों की बारीकी से जांच की, जैसा कि उनकी मृत्यु के समय हुआ था। लेकिन उनकी त्वचा तेजी से पीली पड़ रही थी, उन पर नीले और काले निशान भी थे। ये थोड़ा अजीब है, ऐसा लगता है कि वे कुछ भूल रहे हैं। ये कुछ खास नहीं है, बल्कि एक एहसास है, क्लेन ने खुद से कहा। टूटी हुई खिड़की से आ रही ठंडी हवा के कारण उसे लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। उसी क्षण डन ने अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, वे सभी अभी भी सो रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ जागने के करीब है। यह अच्छा है, वह अच्छा है। क्लेन ने कैप्टन की ओर देखा, उसे नहीं पता था कि वह क्या कह रहा है। डन ने आसपास का सर्वेक्षण किया और कहा, घटनास्थल को साफ करो, फिर निकटतम पुलिस स्टेशन से किसी को बुलाओ। ओह, और जॉटलैंड स्ट्रीट पर वापस यात्रा करें और फ्राई को मदद के लिए बुलाएं। क्लेन ने कैप्टन को गहरी नजर से देखा और दांत भींचते हुए सिर हिलाया। ठीक है। डन की मदद से क्लेन ने तुरंत घटनास्थल को साफ किया और सामने के दरवाजे से मैडम शेरोन के घर से बाहर निकल गया। बगीचे में घूमते हुए और बाहर आकर क्लेन पीछे मुड़कर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने केवल अंधेरे में खामोश नर्सरी देखी, वहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। वह मुड़ा, उसका दिल भारी था। उसने अपनी याददाश्त के आधार पर जल्द ही निकटतम पुलिस स्टेशन का पता लगा लिया। ये नाइटहॉक्स के लिए सामान्य ज्ञान था। दस्तक दस्तक दस्तक। क्लेन ने स्टील का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद ड्यूटी पर तैनात अधिकारी हाथ में लालटेन लेकर आंगन से गुजरा। उसने दरवाजा खोला और क्लेन को संदेह से देखा। क्या बात? क्लेन किसी भी अभिव्यक्ति को बाध्य करने में विफल रहा। भारी चेहरे के साथ उसने अपने दस्तावेज तैयार किए और पुलिस अधिकारी को दिखाए। 15 ओसना स्ट्रीट पर एक गंभीर हत्या का मामला है, तुरंत अन्य अधिकारियों को मदद के लिए वहां जाने के लिए बुलाएं। पुलिस अधिकारी ने अपनी लालटेन उठाए और पैर जोड़कर सलाम करने से पहले दस्तावेजों की जांच की। जी श्रीमान। इसे निपटाने के बाद क्लेन किराए की गाड़ी पर वापस जॉटलैंड स्ट्रीट की ओर चला गया। लौटते समय वह अंधेरी गाड़ी में बैठ गया। उसके विचार अव्यवस्थित और अकेंद्रित थे। केनली मर चुका है। मुझे याद है कि हाल ही में उसकी सगाई हुई थी। उसके माता पिता अभी भी जीवित हैं। कैप्टन अभी क्या कर रहा था?
क्या वह ताज़ा खून चाहता है या उसके कुछ और मकसद हैं? उसकी याददाश्त अभी भी पहले की तरह ही कमजोर है, बिना किसी कारण के स्पष्ट सुधार। इसका मतलब यह है कि उसके पास नियंत्रण खोने के चेतावनी संकेत नहीं है, लेकिन वह पिछले कुछ समय से अभिनय पद्धति के बारे में जानते हैं। क्या इस तथ्य का मतलब यह है कि उसकी याददाश्त में सुधार नहीं हुआ है, कोई समस्या है? नहीं, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि कैप्टन अभी भी दुष्वप्न के रूप में कार्य करने का उचित तरीका ढूंढ रहा है। हाँ, केनली की मृत्यु का सबसे महत्वपूर्ण कारण सीलबंद कलाकृति 30271 था। कैप्टन ने ही उसे ये दिया था। मैं क्या सोच रहा हूँ, उस समय यह एक तार्किक निर्णय था। कैप्टन ने ही सीलबंद आर्टिफैक्ट 30271 का उपयोग करने का सुझाव दिया था। शांत हो जाए, मैं अंधाधुंध अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन मैं भी इंतजार नहीं कर सकता, नहीं तो स्थिति और खराब हो सकती है। मैं बाद में मैडम डेली को एक पत्र भेजूंगा और देखूंगा कि क्या वह जानती है कि इस स्थिति का क्या मतलब है। भले ही उसे सटीक उत्तर न पता हो, वह निश्चित रूप से खतरे के संकेतों को समझेगी और पवित्र कैथेड्रल को सूचित करेगी। इस तरह हम समस्या को पालने में ही दबा सकते हैं और कैप्टन को वापस सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। नहीं, कैप्टन को कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है मैंने कुछ गलत समझा हो। मैं देखूंगा कि मैडम डेली क्या कहती हैं। जब गाड़ी 36 जॉटलैंड स्ट्रीट पर पहुंची तो क्लेन ने पहले ही निर्णय ले लिया था। वह पहले की तरह व्याकुल और असहाय नहीं था। वह भारी कदमों से ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाली सीढ़ी से ऊपर गया और बाहर निकाली गई चाबी से दरवाजा खोला। परिचित परिवेश ने उसे काफी हद तक शांत कर दिया। इससे उसे याद आया कि हर बार कुछ गलत होने पर जब वह कैप्टन से मदद मांगता था तो उसे कैसा महसूस होता था। गहरी सांस लेते हुए क्लेन मनोरंजन कक्ष में गया और फ्राई को गैस लैंप के नीचे अकेले पड़ते हुए पाया। फ्राई ने क्लेन की ओर देखा, उसके ठंडे चेहरे पर चिंता की झलक दिख रही थी। क्या कुछ हुआ? कैप्टन और केनली कहाँ हैं? क्लेन ने कर्कश आवाज में उत्तर दिया, केनली मर गया, वह मैडम शेरोन के हाथों मर गया। हम सभी ने गलतियां की। कैप्टन घटनास्थल की रखवाली कर रहा है, उसे आपकी मदद की जरूरत है। उनके जाने से पहले कैप्टन ने फ्राई को सामान्य स्थिति के बारे में सूचित किया था। उन्होंने फ्राई से कहा कि यदि वे 2 घंटे के भीतर वापस नहीं आते हैं तो उन्हें पवित्र कैथेड्रल को एक टेलीग्राफ भेजना होगा। इसी तरह चूंकि उन्हें सीलबंद कलाकृतियों 30271 के लिए आवेदन करना था और रात में चानिस गेट में प्रवेश करना था, रॉयल, जो चानिस गेट की रखवाली कर रहे थे, को भी मिशन के बारे में सूचित किया गया था। नाइटहॉक्स के आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुसार एक कैप्टन रात में चानिस गेट खोलने की अनुमति दे सकता है। यदि कैप्टन मौजूद था तो केवल कैप्टन ही प्रवेश कर सकता था। फ्राई एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसने आह भरी। उसने अपनी छाती पर लाल रंग का चांद बनाया। उसने अपना कोट और टोपी पहनी और दरवाजे से बाहर चला गया। जब वह क्लेन के पास से गुजरा तो उसने अचानक धीरे से कहा, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। गलतियां करना एक ऐसी चीज है जिसे हम कभी नहीं टाल सकते। हमें हमेशा अपने सहयोगियों पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, क्लेन ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी का दरवाजा बंद करने और मैडम शेरोन के घर जाने से पहले क्लेन और फ्राई रॉयल को सूचित करने के लिए बेसमेंट की ओर गए। जब तक उन्हें केनली की लाश और मैडम शेरोन का आधा क्षत विक्षत शरीर वापस मिला तब तक सुबह होने वाली थी। डन मुर्दाघर के सामने खड़ा होकर चुपचाप अंदर देख रहा था। कुछ समय पहले वह क्लेन की ओर मुड़ा और कहा, पहले घर जाओ। तुमने अभी अभी एक तीव्र युद्ध का अनुभव किया है, तुम थक गए होगे। ठीक है, क्लेन ने सुझाव को अस्वीकार नहीं किया। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी से चुपचाप निकलने से पहले उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया और कैप्टन पर नजर डाली। वह गाड़ी लेकर डेफोडिल स्ट्रीट वापस चला गया। जैसा कि उसने पिछली बार किया था, वह आसानी से अपने शयन कक्ष में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। चांदी का अनुष्ठानिक खंजर निकालकर क्लेन ने कमरे को आध्यात्मिकता की दीवार से सील कर दिया। फिर वह अपनी मेज पर बैठ गया और उसने तुरंत लिखा, प्रिय मैडम डेली, मैंने हाल ही में देखा है कि कैप्टन के बारे में कुछ अजीब है। एक मिशन के दौरान वह गुप्त रूप से। क्लेन इस बिंदु पर पहुंचकर रुक गया। उसका दिमाग खाली हो गया था। वह नहीं जानता था कि कैसे जारी रखा जाए या घटना का वर्णन कैसे किया जाए। पिताजी, उसने कलम फेंकी और अपने सामने रखे कागज के टुकड़े को तोड़कर एक गेंद बना दी। ये देखते हुए उसने मेज पर जोर से थपथपाया, जिससे पूरा कमरा गूंज उठा। क्लेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। वह हिला ही नहीं, मानो मूर्ति बन गया हो। 5 मिनट बाद उसने आह भरी। उसने अपना दाहिना हाथ नीचे किया और कागज की गेंद को अपनी आध्यात्मिकता से जला दिया। उसने उसे कूड़ेदान में गिरते ही राख में तब्दील होते देखा। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद क्लेन ने कागज का एक ताजा टुकड़ा निकाला और लिखा, प्रिय मैडम डेली, हमने अभी अभी एक मिशन पूरा किया है और अफसोस के साथ एक साथी को खो दिया है। सटीक विवरण इस प्रकार है। उद्धरण चिन्ह ... उस समय मुझे लगा कि मेरे वर्तमान मानकों के साथ मेरी स्पिरिट विशन सटीक रूप से यह पता लगाने में असमर्थ थी कि नौकर सो रहे थे या नहीं, और उनमें से प्रत्येक के लिए भविष्यवाणी करना बहुत परेशानी भरा था। इस प्रकार मैं कैप्टन से सलाह मांगने के इरादे से लौटा। उसी क्षण दर्पण के प्रतिबिंब के माध्यम से मैंने कैप्टन को केनली की लाश के पास घुटने टेकते हुए देखा, जिसका मुंह लाल रंग से ढका हुआ था। नहीं मुझे पता है कि कैप्टन किस स्थिति में है। मुझे आशा है कि आप मुझे उत्तर दे सकते हैं। ... ये लिखने के बाद क्लेन ने पत्र को आधा मोड़ने से पहले भारी मन से फिर से पढ़ा। फिर उसने एक अनुष्ठान किया और सक्रिय किया। उसके स्पिरिट विजन ने डेली के दूत को बुलाया। उसने उस अजीब चेहरे को बुलाया जो बिना किसी आंख या नाक के केवल एक मुंह था। उसने अनियमित तेज दांतों वाली लाल जीभ देखी और जीभ की नोक पर 5 पीली उंगलियां रखी। जब सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तो वह बैठ गया और लिखना जारी रखा। इस बार उन्होंने श्री अजिक से पूछने की योजना बनाई। उद्धरण चिन्ह ... हाल ही में एक मिशन पर मेरे वरिष्ठ के साथ कुछ अजीब हुआ। उन्होंने मुझे दूर भेज दिया और एक टीम के साथी की लाश के पास घुटने टेक दिए। उनका मुंह गहरे लाल रंग के खून से लथपथ था। क्या आपने पहले अपनी यादों में ऐसा कुछ देखा है? मैं अपने वरिष्ठ की मदद कैसे कर सकता हूँ? पत्र को मोड़ने के बाद क्लेन ने तांबे की सीटी निकाली, उसे अपने होठों से लगाया और जोर से फूंका। सन्नाटे में भ्रामक सफेद हड्डियां एक फव्वारे की तरह डेस्क से उड़ती हुई आई और अंततः एक विशाल राक्षस बन गई। ये लगभग 4 मीटर लंबा था, फिर भी हल्की चमक से ढका हुआ था।
उसका सिर अभी भी छत से झांक रहा था, पहले से अलग नहीं दिख रहा था। क्लेन ने अपनी कलाई को झटका दिया और पत्र फेंक दिया। सफेद हड्डी वाले राक्षस ने पत्र को पकड़ लिया और कसकर पकड़ लिया। क्लेन ने फिर से तांबे की सीटी बजाई और देखा कि संदेशवाहक भ्रामक सफेद हड्डियों में टूट गया और डेस्क की सतह से गायब होने से पहले बारिश की तरह गिर गया। सब कुछ खत्म करने के बाद क्लेन को काफी शांति महसूस हुई, लेकिन उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। वह कुर्सी पीछे सरका कर खड़ा हो गया। फिर वह 4 कदम वामावर्त चला और भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में प्रवेश किया। उसकी आंखों के सामने ऊंचा महल और प्राचीन चित्तीदार मेज दिखाई देने लगी, मानो ये हजारों वर्षों तक वैसा ही रहेगा। क्लेन द फूल की सम्माननीय सीट पर बैठा। फिर उसने अपनी बाईं आस्तीन से स्पिरिट पेंडुलम निकाला और अपने सामने एक पीले भूरे रंग की बकरी की खाल और एक फाउंटेन पेन बनाया। वह उस रात कैप्टन की स्थिति का अंदाजा लगाना चाहता था। कुछ विचार के बाद क्लेन ने पहला अटकल कथन लिखा। डन स्मिथ की असामान्यता मुझे खतरे में ले जाएगी। रहस्यवाद में भविष्यवाणी जिसमें भविष्यवक्ता के लिए कोई खतरा शामिल हो, उसमें हस्तक्षेप करना सबसे कठिन था। यह अध्यात्म की सहज क्षमता थी। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई अत्यधिक तीव्र गड़बड़ी नहीं होती, क्लेन अपनी स्थिति के बारे में भविष्यवाणी से सटीक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होगा। यही कारण था कि मिशन में कोई खतरा होने पर भी वह भविष्यवाणी करता था, भले ही वह जानता था कि मैडम शेरोन के पास भविष्यवाणी में हस्तक्षेप करने की क्षमता थी। वह यह भी जानता था कि मैडम शेरोन इस प्रकार की भविष्यवाणी को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। कैप्टन डन स्मिथ की स्थिति निर्धारित करने के लिए उन्होंने सभी गड़बड़ी को खत्म करने और भूरे कोहरे के ऊपर भविष्यवाणी करने का निर्णय लिया। 7 बार भविष्यवाणी कथन पढ़ते समय उन्होंने अपने बाएं हाथ से पेंडुलम पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यानमग्न अवस्था में प्रवेश कर गया। कुछ सेकंड के बाद उसने अपनी आंखें खोली और वे अपने सामान्य रंग में लौट आईं। उसने पुखराज पेंडेंट को देखा और उसे भारी दिल महसूस हुआ, क्योंकि पेंडुलम दक्षिणावर्त घूम रहा था। न तो घुमाव छोटा था, न ही गति धीमी थी। इसका मतलब था कि परिणाम सकारात्मक था। इसका मतलब था कि डन स्मिथ की असामान्यता उसे खतरे की ओर ले जाएगी, और खतरे का स्तर महत्वपूर्ण था। अपनी आंखें बंद करने के बाद क्लेन ने पिछली सामग्री को मिटा दिया और एक नया अटकल कथन लिखा। डन स्मिथ की असामान्यता का कारण। उसने पुखराज पेंडेंट हटा दिया और कुर्सी पर वापस झुक गया। जब वह स्वप्न में प्रवेश कर गया तो उसने चिंतन की सहायता से भविष्यवाणी कथन का पाठ किया। धुंधली मायावी दुनिया में वह कुछ भी देख या खोज नहीं सका। भूरे कोहरे के अलावा कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है कि अपर्याप्त जानकारी थी, इसलिए भविष्यवाणी विफल रही। क्लेन ने लंबी कांस्य मेज पर बकरी की खाल को देखा और कड़वाहट और असहायता से बुदबुदाया। अचानक उसे थकावट की तीव्र अनुभूति महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि यह एक गहन युद्ध, निरंतर अनुष्ठानों और कई भविष्यवाणियों का परिणाम था। क्लेन ने खुद को आध्यात्मिकता में लपेट लिया और भूरे कोहरे के ऊपर से तेजी से उतरने के लिए प्रेरित किया और वास्तविकता में लौट आया। उस रात उसे कुछ बुरे सपने आए। प्रत्येक सपने का अंत या तो केनली को अपने अंगों की उल्टी करने से होता था, या डन स्मिथ को उसके मुंह के चारों ओर लाल रंग का खून दिखाई देने से होता था। ... अगली सुबह क्लेन चाइनीज गेट पर ड्यूटी पर था, इसलिए वह ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में जल्दी पहुंच गया। उसी समय रोजेन, श्रीमती ओरियाना और अन्य क्लर्क अभी तक काम पर नहीं आए थे। क्लेन विभाजन के माध्यम से चला गया और चौड़े खुले दरवाजे और डन स्मिथ को देखा, जो कैप्टन के कार्यालय में बैठे थे। डन ने अपना कोट उतार दिया था और वह केवल सफेद शर्ट और काली बनियान में था। वह अपनी सीट पर बैठ गया और उसके हाथ में कॉफी का कप था। वह सामने दीवार की ओर एकटक देख रहा था। उसके बाल सूखे लग रहे थे, उसकी पूरी आंखें सुस्त लग रही थी और उसके चेहरे पर थकान के स्पष्ट लक्षण भी दिख रहे थे। यहाँ तक कि कैप्टन के लिए भी, जिसने इसी तरह की कई घटनाओं का अनुभव किया है, इतने कम समय में 2 साथियों को खोना अभी भी असहनीय है। टूटे हुए पूरे शरीर के दर्पण के दृश्य से क्लेन का दिल जीत गया, जिसमें डन केनली की लाश के सामने अपना चेहरा ढके हुए घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहा था। लाल रक्त एक बार फिर प्रकट हुआ। क्लेन ने अपने दांत भींचे और दूसरी ओर देखा। लगभग 20 सेकंड के बाद उसने खुद को संभाला और कैप्टन का दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। दस्तक। डन ने अपना कॉफी कप नीचे रख दिया, क्योंकि उसकी बुरी आंखें फिर से गहरी हो गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने मामले की सूचना पवित्र कैथेड्रल को दी है और उन्होंने प्रारंभिक उत्तर दिया है। चर्च केनली के परिवार को 3000 पाउंड का मुआवजा देगा और पुलिस विभाग शोक भुगतान के रूप में 1000 पाउंड देगा। उद्धरण चिन्ह। कुल 4000 पाउंड। अधिकांश मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए वह धन है जिसे जीवन भर नहीं कमाया जा सकता। ... केनली का साप्ताहिक वेतन 7 पाउंड था, जिससे वार्षिक आय 364 पाउंड थी। किसी भी बोनस और अतिरिक्त आय को जोड़ने पर वह कम से कम 380 पाउंड कमाएगा। 4000 पाउंड उसकी 10 साल की आय के बराबर है। ऐसी संपत्ति 1 साल में कम से कम 200 पाउंड की आय प्रदान कर सकती है। हालांकि पैसा केनली के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन इस समय यह एकमात्र प्रभावी चीज है। क्लेन के मन में कई विचार आ रहे थे, आखिरकार राह भरने से पहले उसके मन के माध्यम से। हम बस इतना ही कर सकते हैं। जब ऐसे मामलों की बात आती है तो चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस को दोष नहीं दिया जा सकता। डन ने अपना कॉलर खींचा और गहरी आवाज में कहा, तहखाने में जाओ और रॉयल की शिफ्ट संभालो। ठीक है। क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया। वह घुमा और दरवाजे की ओर चल दिया। फिर उसने कैप्टन को ये कहते हुए सुना जैसे वह खुद से बात कर रहा हो, हम केनली को बाद में घर भेजेंगे। केनली को घर भेजो। उसके पिता, उसकी माँ, उसके भाई बहन, उसकी मंगेतर, वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे? क्लेन का दिल कड़ा हो गया और वह किसी तरह खुश था कि उसे इस तरह के दुख का सामना नहीं करना पड़ा। वह जानता था कि यह एक पलायनवादी की मानसिकता है, लेकिन वह वास्तव में केनली के माता पिता की आंखों में पीड़ा देखकर डर गया था, या उसकी मंगेतर कैसे अपनी आत्मा खो देगी। वह उनके छुपे आक्रोश के भावों को देखकर डर रहा था और उनकी सिसकियां सुनने से डर रहा था। क्लेन ने अपनी गति तेज कर दी और तेजी से चाइनीज गेट की ओर बढ़ गया। उन्होंने रॉयल के साथ चुपचाप शिफ्ट चेंज पूरा कर लिया। वह ड्यूटी रूम में बैठा रहता था और कभी कभी अपनी चांदी की जेब घड़ी निकालता था और धीरे धीरे समय बीतते देखता था। अज्ञात समय के बाद क्लेन ने अचानक भ्रामक आवाजें सुनी जो एक दूसरे से ओवरलैप हो रही थी। उसने देखा कि उसके हाथ के पीछे 4 काले बिंदु दिखाई दे रहे हैं और वह समझ गया कि यह या तो जस्टिस, द हैंडमैन या द सन था जो उससे प्रार्थना कर रहा था। उनके पास तुरंत उन्हें उत्तर देने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल अधिसूचना समाप्त होने तक और अधिक प्रार्थनाएं आने तक और अगली सुबह जब तक वह घर नहीं लौट आया, प्रतीक्षा कर सकता था।
अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए अभी अभी अपनी चाबी निकाली थी। क्लेन ने देखा कि नौकरानी बेला डाइनिंग टेबल को पहुंच रही थी, जबकि उसकी बहन मेलिसा जो तैयार थी और उसका भाई बेंसन नीचे आए थे। क्या आप पिछले सप्ताह मास में नहीं गए थे? क्लेन ने उत्सुकता से पूछा। बेंसन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह उस व्यक्ति की याद जैसा लगता है जिसे पूरी रात नींद नहीं आई। क्लेन और भी अधिक भ्रमित लग रहा था। मेलिसा ने बताया, आज पहला दिन है जब द रिटर्न ऑफ द काउंट बिक्री के लिए टिकट जारी करेगी। क्लेन ने उसके माथे पर हाथ मारा और अपनी टोपी उतार दी। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त हूँ, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया, विशेष रूप से ये पिछले 3 दिन, उन्होंने आह भरते हुए कहा। मेलिसा ने चिंता से उसकी ओर देखा और कहा, आपका नाश्ता रसोई में है, इसे खाओ और कुछ सो जाओ। बेंसन और मैंने सोचा कि चूंकि हम बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमें मांस लेने के लिए सेंट सेलेना कैथेड्रल जाना चाहिए। ठीक है। क्लेन ने हाथ हिलाया और अपने भाई और बहन को विदाई दी। उन्होंने सादा नाश्ता किया और अपने शयनकक्ष में लौट आए। तैयारी का काम पूरा करने के बाद उसने 4 कदम वामावर्त उठाए और भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि जस्टिस और द हैंडमैन के संबंधित लाल सितारे तेजी से बढ़ रहे थे और हल्के से सिकुड़ रहे थे। उन्होंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी आध्यात्मिकता प्रकट की। फिर क्लेन की आंखों के सामने धुंधली छवियां बनी। मिस जस्टिस की प्रार्थना उसके कानों में पड़ी। ... मैं आपकी बात सुनने के लिए प्रार्थना करता हूँ। किलांगोस घटना के कारण मेरे पिता ने मेरी सुरक्षा के लिए एक बियॉन्डर को काम पर रखा था। ऐसे और भी लोग हैं जो छिपकर मुझ पर नजर रखते हैं। आखिरकार आपसे प्रार्थना करने का अवसर ढूंढना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं अगले सप्ताह सभा से छुट्टी के लिए आवेदन करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि यह जल्द ही बीत जाएगा। क्लेन ने अवचेतन रूप से धुंधली छवि पर नजर डाली। छवि कोहरे से भरी हुई थी और वहां पानी की लहरों के साथ एक विशाल बाथटब लग रहा था। मिस जस्टिस स्नान तौलिया में लिपटी हुई थी। उसने अपनी नजर वापस ले ली और शुरू कर दिया द हैंडमैन की प्रार्थना सुनकर। उसका विवरण जस्टिस से अलग था, लेकिन वह भी वही अनुरोध कर रहा था। क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। मुझे पता है। फिर उन्होंने द सन के क्रिम्सन स्टार को एक संदेश भेजा। आगामी सभा अस्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी। ... सिटी ऑफ सिल्वर। डेरिक बर्ग प्रशिक्षण क्षेत्र में ध्यान दे रहे थे। उनके सिर के ऊपर का आकाश अभी भी अंधेरा था, आकाश में कभी कभार चमकने वाली बिजली की चमक के साथ। घने कोहरे और एक विशालकाय घर की तरह दिखने वाले प्राचीन महल को देखने से पहले उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने मिस्टर फूल को भी देखा जो गहराई में बैठा था। धूसर कोहरा। आगामी सभा अस्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी। उसकी आवाज गूंजी, लेकिन डेरिक के सामने का दृश्य पहले ही सामान्य हो चुका था। ऐसी जादुई घटना से उन्हें कोई झटका नहीं लगा, क्योंकि मिस्टर फूल हर सभा से पहले उन्हें याद दिलाने के लिए इसी तरीके से उनसे संपर्क करते थे। डेरिक ने अवचेतन रूप से अपने सामने उस महिला की ओर देखा जो सिटी ऑफ सिल्वर की 6 सदस्यीय परिषद की सदस्य शेपर्ड लोविया थी। ये भयानक विशेषज्ञ मुस्कुराहट और अलग रहने के बीच स्विच करता रहा। उन्होंने प्रशिक्षण क्षेत्र के प्रत्येक युवा से कहा कि वे जल्द ही गश्त कर रहे सैनिकों में शामिल होंगे और आसपास के अंधेरे राक्षसों से छुटकारा पाएंगे। वह प्रशिक्षण नहीं होगा। बड़ी लोविया को कुछ भी अजीब नहीं लगा। वह और भी अजीब होती जा रही है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जिन आत्माओं को चलाती है उनमें एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की दुष्ट आत्मा है? डेरिक ने सोचा। ... क्लेन अपने शयनकक्ष में लौट आया, बिस्तर पर लेट गया और जल्दी ही सो गया। उसने सपने में देखा कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे हिला रहा है और वह अचानक जाग गया। क्लेन ने आंखें खोली और एक विशाल सफेद हड्डी वाला हाथ देखा। हाथ रुका और पत्र बिस्तर पर फेंक दिया। फिर यह हवा में गायब हो गया। श्री अजिक का उत्तर। क्लेन ने आशा से भरा हुआ पत्र पकड़ लिया। क्लेन ने पत्र खोला। अजिक का उत्तर पढ़ने से पहले वह आशान्वित और घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... मैंने आपके द्वारा वर्णित परिदृश्य के संबंध में कुछ संभावनाओं के बारे में सोचा और मुझे पिशाचों और उत्प्रवृत्तियों के बारे में कुछ बातें याद आईं। ड्रैगन और दिग्गजों के विश्व इतिहास के मंच से बाहर निकलने से पहले ही प्राकृतिक पिशाच विलुप्त होने के कगार पर थे। बाद में उन्हें कभी कभार खोजा जा सकता है। जिन पिशाचों के बारे में हम आमतौर पर बात करते हैं, साथ ही जिनका लोककथाओं में उल्लेख किया गया है, वे बियॉन्डर से अधिक मिलते जुलते हैं। मुझे याद है कि एक विशेष मार्ग में औषधि का नाम वैम्पायर कहा जाता है। यदि आपका वरिष्ठ अब अर्धविक्षिप्त अवस्था में है तो यह बहुत संभव है कि उसने गलती से ऐसी औषधि का सेवन कर लिया हो। अलग अलग मार्गों से 2 औषधियों को मिलाने के परिणाम से अर्धविक्षिप्त अवस्था निश्चित हो जाती है। हाँ, मुझे वह मार्ग स्पष्ट रूप से याद है। जैसा कि आप जानते हैं, एवरनाइट जो कि स्लीपलेस पाथवे भी है, को हाई सीक्वेंस में डेथ पाथवे और जायंट्स पाथवे के साथ बदला जा सकता है, लेकिन इसमें वैम्पायर पाथवे शामिल नहीं है। संभावना यह है कि आपके वरिष्ठ ने इसे स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया होगा। आखिरकार पिशाचों का जीवन लंबा होता है, उनका शरीर असाधारण होता है और उनका रूप उत्कृष्ट होता है। जब इन लाभों की तुलना की जाती है तो अर्ध पागलपन की स्थिति को स्वीकार करना उचित है। जब क्लेन ने पत्र पढ़ा तो वह बेहोश हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर अजिक उसे इतनी जानकारी प्रदान करेंगे। डेथ पाथवे को लाश के रूप में भी जाना जाता है, कलेक्टर पाथवे। इसे स्लीपलेस पाथवे के साथ हाई सीक्वेंस में इंटरचेंज किया जा सकता है। मुझे इसके बारे में एम्परर रोसेले की डायरी से पता था, लेकिन ये सोचने के लिए कि इसे सीक्वेंस 4 के बाद जॉइंट पाथवे के साथ भी इंटरचेंज किया जा सकता है। जॉइंट पाथवे वही है जो सिटी है, चांदी के पास, जो वर्तमान युद्ध पथ का देवता भी है। मुझे हमेशा संदेह रहा है कि विशाल राजा और अमीर युद्ध के प्राचीन देवता थे। हाँ, सम्राट रोसेले की डायरी में चर्च ऑफ द एवरनाइट देवी और चर्च ऑफ द गॉड का वर्णन किया गया है, नश्वर शत्रुओं के रूप में युद्ध का। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके पास जो रास्ते हैं उन्हें उच्च क्रम में बदला जा सकता है? अगर मैं विचार की इस पंक्ति का पालन करता हूं तो मुझे एक स्पष्टीकरण मिल सकता है कि 3 प्राचीन चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म क्यों है। चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन और चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेलक, बार्ड और रीडर के रास्ते उच्च अनुक्रम में आपस में बदले जा सकते हैं। हाँ, पिछले युग के अंत के दौरान पीला युग, ये संभव है कि मौत का पतन एवरनाइट देवी और युद्ध के देवता के कारण हुआ था। कैप्टन आमतौर पर पूरी तरह से ठीक है, उसकी कमजोर याददाश्त के अलावा उसमें अर्ध पागलपन का कोई लक्षण नहीं दिखता। मैं उसके पिशाच औषधि का सेवन करने की संभावना से इनकार कर सकता हूँ। श्री अजिक ने हाल ही में बहुत सी बातें याद की हैं।
क्या रेंगती भूख ने वास्तव में उनकी यादों को उत्तेजित किया होगा? क्लेन ने सिर हिलाया और पत्र पढ़ना जारी रखा। म्यूटेंट किसी विशेष प्रजाति का नाम नहीं है, ये कई समान प्राणियों के विवरण की तरह है। सामान्य परिस्थितियों में वे एक सामान्य इंसान से अलग नहीं होते हैं, लेकिन उनके दिल में एक जन्मजात दबी हुई विकृत इच्छा होती है। यह इच्छा तब फूटती है जब वे किसी निश्चित दृश्य या वस्तु के संपर्क में आते हैं और रक्त और नरसंहार की अपनी इच्छाओं के आगे झुककर राक्षस बन जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वे फिर से सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। हर बार जब उनकी इच्छाएं फूटती हैं तो वे थोड़े अधिक निर्दयी और संवेदनाहीन हो जाते हैं। ये तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी आत्माएं पूरी तरह से विकृत नहीं हो जाती। इसका एकमात्र उदाहरण जो मुझे याद है वह वेयरवुल्फ है। वे अधिकांश भाग के लिए मनुष्यों के समान हैं और अधिकांश बियोडिक क्षमताओं का उपयोग करके उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन पूर्णिमा के दौरान उनके दिलों में विकृत इच्छाएं तीव्र हो जाती हैं और उनके शरीर भी तदनुसार बदलते हैं। आपका वरिष्ठ एक संभावित उत्परिवर्ती हो सकता है। हो सकता है कि आपके साथी की मृत्यु ने उसके वास्तविक स्वभाव को उजागर कर दिया हो। ये सभी मेरे व्यक्तिगत अनुमान हैं। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कोई अन्य संभावना नहीं है क्योंकि मुझे अपनी सभी यादें वापस नहीं मिली हैं। शायद नियंत्रण खोने का अग्रदूत होने का आपका सिद्धांत भी इसे समझा सकता है। उसे कोई बचा नहीं सकता है, उसने पिशाच औषधि का सेवन किया है या यदि वह एक उत्परिवर्ती है। बेशक कई लोगों ने ये सिद्धांत दिया है कि म्यूटेंट मूल रूप से सामान्य इंसान थे, लेकिन उन्हें एक अजीब अभिशाप के तहत रखा गया था या किसी दुष्ट भगवान या शैतान द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया था और इस प्रकार कुछ परिस्थितियों में एक अलग राक्षस में बदल गए। इसके अलावा मैं इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हूं कि जब आप नियंत्रण खोने के चेतावनी संकेत देखते हैं तो आप उसका इलाज कर सकते हैं या नहीं। मैं सलाह दूंगा कि आप इसकी रिपोर्ट सीधे अपने वरिष्ठ से करें और आशा करता हूं कि अभी भी समय है। पत्र नीचे रखने के बाद क्लेन ने गंभीरता से डेस्क की ओर देखा। वह गहरी सोच में पड़ गया। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उत्परिवर्ती का सिद्धांत बहुत संभव था, लेकिन वह इस संभावना को खत्म नहीं कर सके कि यह उनके नियंत्रण खोने के लिए एक चेतावनी संकेत था। मैं बस मैडम डेली के उत्तर की प्रतीक्षा कर सकता हूं। मैंने पत्र 2 रात पहले भेजा था, इसलिए उन्हें पत्र कल सुबह मिलना चाहिए था। अगर उसने तुरंत उत्तर दिया तो मुझे कल रात या आज सुबह पत्र देखना चाहिए था। लगभग दोपहर हो गई है। क्या वह संदेशवाहक चाइनीज गेट के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, या मैडम डेली को किसी चीज ने रोक लिया था? क्लेन ने अपना सिर हिलाया। वह अभी भी थका हुआ महसूस कर रहा था और उसने खुद को सोने के लिए मजबूर करने के लिए कोगिटेशन का इस्तेमाल किया। धुंधली दुनिया में क्लेन को अचानक झटका लगा। वह जानता था कि वह सपना देख रहा है। फिर उसने डन स्मिथ को अपने काले विंडब्रेकर में अपने सामने आते देखा। सामान्य सपने के अनुरूप जवाब देते हुए क्लेन ने देर से अभिवादन किया, सुप्रभात कैप्टन। डन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, लियोनार्ड को एक सुराग मिला जब वह लेनेवस मामले की जांच कर रहा था। उसे आपकी मदद की जरूरत है। द मिस्ट्री प्राय की भेजा गया पवित्र कैथेड्रल ट्रेन की खराबी के कारण कल सुबह तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, क्लेन ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। डन ने जोड़ने से पहले एक पल के लिए सोचा, आपको जॉटलैंड स्ट्रीट पर लौटने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे 62 होव स्ट्रीट पर जाएं। लियोनार्ड वहां आपका इंतजार कर रहे होंगे। यह आपके लिए कठिन रहा है। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, क्लेन का सपना टूट गया। क्लेन ने सहजता से अपनी आंखें खोल दी। होव स्ट्रीट, क्या यह वह क्षेत्र नहीं है जहां डिविनेशन क्लब, मेरे सहपाठी वेल्च और ऑरोरा ऑर्डर के सदस्य रहते थे? हाल ही में निश्चित रूप से कई घटनाएं हुई हैं, एक के बाद एक, जैसे कि वे किसी चीज में परिणत हो रही हो। क्लेन ने धीरे से उठते हुए सोचा। सफेद शर्ट, भूरी बनियान और काली विंडब्रेकर पहनने से पहले वह बाथरूम में नहाया। फिर उसने अपनी टोपी उठाई और लिविंग रूम में चला गया। अभी 11 नहीं बजे थे और बेंसन और मेलिसा घर नहीं लौटे थे। क्लेन ने बेला को सूचित किया कि वह बाहर जा रहा है और उसे उसके लिए दोपहर का भोजन तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वह एक सार्वजनिक गाड़ी से होवे स्ट्रीट गए और गंदे बालों वाले मिडनाइट कवि लियोनार्ड मिशेल को देखा, जिनके बालों से सुंदरता झलक रही थी। बिल्डिंग 62 में उनका इंतजार कर रहे थे। सितंबर के ठंडे मौसम के बावजूद लियोनार्ड अभी भी एक पतली सफेद शर्ट में थे। इसे उन्होंने बेज पैंट के साथ पेयर किया था। उसने अपनी हरी आंखें क्लेन पर घुमाई। ये लेनेवस द्वारा गलत नाम से किराए पर ली गई इमारत हो सकती है। आपने इसका पता कैसे लगाया? क्लेन ने जिज्ञासा से पूछा। लियोनार्ड ने अपने सिर की ओर इशारा किया। चूंकि आपको हुड यूजन से एक सुराग मिला और संदेह हुआ कि लेनेवस संभवतः ऑरोरा ऑर्डर के उस सदस्य का बड़ा व्यापारी सीरियस सरापिस से जुड़ा था, मुझे अपनी सामान्य जांच के बाद कुछ भी पता नहीं चलने के बाद अपनी सोच बदलनी पड़ी। मैंने ऑरोरा की जांच शुरू कर दिया। देश पिछली रिपोर्ट में मुझे बताया गया था कि सीरियस ने होवे स्ट्रीट के कई निवासियों के साथ बातचीत की थी, इसलिए मैंने उनमें से हर एक की खोज की और इसमें एक समस्या पाई। क्लेन ने अपनी भौहें उठाई। एक स्पष्ट समस्या, यहाँ अतिथि बहुत कम ही दिखाई देते हैं। उन्होंने दावा किया कि वह हनास विंसेंट की मृत्यु के बाद व्यापार करने के लिए दक्षिणी महाद्वीप जा रहे थे और फिर कभी नहीं लौटे। उसके रिकॉर्ड बहुत यथार्थवादी हैं और पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। ये केवल एक संयोग हो सकता है। क्लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। बेशक एक संयोग, लेकिन जब मैंने यहाँ आसपास के निवासियों को लेनेवस की तस्वीर दिखाई तो एक बूढ़े व्यक्ति को लगा कि वह अपने अलग चश्मे के अलावा नंबर 62 के निवासी जैसा दिखता है। लियोनार्ड ने अपनी जेब से एक श्वेत श्याम तस्वीर निकाली। तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? क्लेन अंदर ही अंदर चिढ़ गया। उन्होंने लियोनार्ड के साथ 62 होव स्ट्रीट में प्रवेश किया और लियोनार्ड के अनुरोध पर उन्होंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि क्या वहां कोई छिपे हुए डिब्बे या गुप्त कक्ष थे। परिणाम हाँ था, इस इमारत में गुप्त कक्ष या छिपा हुआ कक्ष। क्लेन ने एक और भविष्यवाणी कथन लिखा। वह सोफे पर बैठ गया और बयान पढ़ते समय उसने अपनी आंखें बंद कर ली। 7 बार बाद उसने एक सपने में प्रवेश किया। उसकी दृष्टि धुंधली थी। धुंधली दुनिया में क्लेन ने एक लकड़ी की बुकशेल्फ देखी। उसने किताबों की कतार पर कतार देखी। उसने देखा कि एक किताब छीन ली गई है। उसने किताब के बगल की लकड़ी की सतह को खुला हुआ देखा, जिससे एक छिपा हुआ डिब्बा दिखाई दे रहा था। जैसे ही क्लेन ने अपनी आंखें खोली और लियोनार्ड से कहा, अध्ययन में, दृश्य तुरंत गायब हो गया। क्लेन ने अपनी कलाई के चारों ओर पुखराज पेंडुलम लपेटा और अध्ययन में लियोनार्ड का अनुसरण किया। उसने सपने में देखी लकड़ी की बुकशेल्फ देखी। उस किताब को बाहर निकालो, जिस स्थान पर वह ढकी है उसमें एक छिपा हुआ डिब्बा है। क्लेन ने सबसे नजदीक वाली किताब की ओर इशारा किया।
तो ये यहाँ है। जब मैंने जगह की खोज की तो मुझे कुछ भी नहीं मिला और मेरे पास मदद के लिए अनुरोध करने के लिए स्कॉटलैंड स्ट्रीट पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लियोनार्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने वह किताब निकाली जिसकी ओर क्लेन ने इशारा किया था। क्षेत्र की खोज करने के बाद अंततः उसे छिपे हुए डिब्बे को खोलने का तंत्र मिल गया। गुप्त डिब्बे में एक पत्र चुपचाप पड़ा हुआ था। एक पत्र। लेनेवस ने यहाँ एक पत्र छुपाया। क्लेन को यह बेहद अजीब लगा। ये जानने के बाद कि क्या पत्र में कुछ खतरनाक है और नकारात्मक उत्तर मिला, लियोनार्ड ने पत्र उठाया और बिना निशान वाला लिफाफा खोला। लियोनार्ड ने अंदर से पत्र निकाला और उसे खोल दिया। क्लेन इसकी सामग्री देखने के लिए आगे की ओर झुका। उसने केवल पत्र के पहले कुछ पैराग्राफ देखे। हाँ, बधाई हो, आखिरकार यह पत्र ढूंढने पर बधाई। इसका मतलब है कि आप न तो बहुत मूर्ख हैं, न ही बहुत धीमे। आप जीवन और मृत्यु के इस खेल में भाग लेने के योग्य हैं जिसे मैंने डिजाइन किया है। बाल मजदूर जो समय से पहले मर जाते हैं, कारखाने के श्रमिक जो अपनी कामकाजी परिस्थितियों के कारण कारखाने में प्रवेश करने के बाद शायद ही कभी 10 साल तक जीवित रह पाते हैं, महिला श्रमिक जो अल्प वेतन के लिए गंभीर बीमारियों का जोखिम उठाती हैं। मैं हर कारखाने में असीम आक्रोश देखता हूं जिससे आसपास का वातावरण दमनकारी हो जाता है और निराशाजनक ये सबसे बुरा समय है और सबसे अच्छा समय भी ऐसी सेटिंग में होगा। मूर्खों, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक संकेत जारी करने जा रहा हूं। क्लेन और लियोनार्ड ने पत्र से अपनी नजरें हटाईं और एक दूसरे पर नजर डाली। वे बुदबुदाए, वह पागल है ना? लेनेवस गुप्त रूप से एक पागल है, एक पागल जिसके पास वास्तव में एक भ्रमपूर्ण विकार और एक असामाजिक व्यक्तित्व है। क्लेन ने सोचा और उसके दिल की धड़कनों पर एक खिंचाव महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी नजर पत्र पर डाली। देवियों और सज्जनों, संकेत यह है कि मैंने टिंजन में एक बम रखा है, एक बम जो समय के साथ और मजबूत हो जाएगा। इसे ढूंढने और विस्फोट होने से पहले इसे खत्म कर दे। यदि आप खेल हार जाते हैं तो तूफान आ जाएगा और टिंजन का पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो जाएगा। मेरा विश्वास करो, मैं इस बारे में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेनेवस जो अपने दोस्तों को सुखद आश्चर्य देने का आनंद लेता है। एक बम। क्लेन ने लियोनार्ड की ओर देखा और हैरान होकर मन ही मन बुदबुदाया। लियोनार्ड ने पत्र को सूरज की रोशनी के सामने रखा और उसे पलटते हुए देखा। उसे कोई अन्य सुराग नहीं मिला। बम शब्द संभवतः एक अभिव्यक्ति है। मैंने ऐसे बम के बारे में कभी नहीं सुना जो अधिक मजबूत हो सकता है। क्लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सोच समझकर कहा, नहीं, मेरा मतलब है वह रहस्यवाद में किसी चीज का संदर्भ देने के लिए बम का उपयोग कर रहा होगा, जैसे कि एक दुष्ट अनुष्ठान जो लगातार शक्ति जमा करता है। लियोनार्ड ने अपना सिर झुका लिया जैसे कि वह कुछ सुन रहा हो। अचानक उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने सिर हिलाया और उसकी हरी आंखें सिकुड़ गईं। शायद आप सही हैं। क्या पत्र की शुरुआत में कोई विवरण नहीं है? बाल मजदूर जो समय से पहले मर जाते हैं, कारखाने के श्रमिक जो अपनी कामकाजी परिस्थितियों के कारण कारखाने में प्रवेश करने के बाद शायद ही कभी 10 साल से अधिक जीवित रह पाते हैं, महिला श्रमिक जो जोखिम उठाती है वेतन के लिए गंभीर बीमारियां, हर कारखाने में असीम आक्रोश। शायद वह ऊर्जा स्रोत हो सकता है जो लेनेवस के बम को लगातार मजबूत करता है। हाँ, ये बहुत संभव है। क्लेन अचानक परेशान हो गया और बोला, हमें तुरंत कैप्टन को रिपोर्ट करने की जरूरत है। लियोनार्ड ने हंसते हुए कहा, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि लेनेवस एक ठग है। वह हिस्सा जहां उसने कहा कि उसने झूठ नहीं बोला, वह झूठ हो सकता है। बेशक, परवाह किए बिना हमें वापस लौटना होगा कैप्टन को रिपोर्ट करने के लिए स्कॉटलैंड स्ट्रीट पर। यह सबसे अच्छा होगा अगर हम पवित्र कैथेड्रल से एक रहस्यवाद विशेषज्ञ को भेजने और आक्रोश के असामान्य संचय के माध्यम से वेदी का स्थान ढूंढने का अनुरोध कर सके। जाहिर तौर पर कोई व्यक्ति प्रोटोकॉल से बहुत परिचित है, लेकिन ऐसी वेदी की स्थापना के लिए हुड यूजन की आवश्यकता क्यों होगी? मदद इसमें एक मनोचिकित्सक की क्या भूमिका है? क्लेन ने इस विचार पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वह लियोनार्ड के साथ 62 होव स्ट्रीट को छोड़कर एक किराए की गाड़ी पर वापस स्कॉटलैंड स्ट्रीट की ओर चला गया। क्लेन ने 2 परिचित चेहरे देखे, एक कामुक और एक दुबला पतला। वे मेनार की पत्नी और बहन थी। वे अभी भी काली पोशाक और काली टोपी में थे। बारीक चेकदार काली धुंध ने उनके चेहरे छुपा दिए। दोनों महिलाएं रोजन के साथ बातें कर रही थी और जब उन्होंने अचानक क्लेन को वापस आते देखा तो वे मुड़ गईं और आगे बढ़ गईं। आप वास्तव में इस उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रीमती मेनार ने थोड़ा सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं परिणाम से बहुत खुश हूं और आपके कार्य दृष्टिकोण से भी प्रभावित हूं। ये वह इनाम है जिसके आप हकदार हैं। दुबली पतली महिला ने क्लेन को एक हल्के भूरे रंग का पेपर बैग दिया। वह नकदी के मोटे ढेर से भरा हुआ था। 10 पाउंड के नोट, 5 पाउंड के नोट, 1 पाउंड के नोट और 5 सोली और 1 सोली भी थे। ये कुल 230 पाउंड है, दुबली महिला ने सरलता से कहा। क्लेन पैसे पर कोई ध्यान देने के मूड में नहीं था। उन्होंने इसे रोजन को दिया और कहा, इसे श्रीमती ओरियाना के पास ले जाओ। मुझे संदेह है कि 2 सम्मानित महिलाएं पैसे गिनने में गलती करेगी। उसी क्षण उसकी आंखों के कोने ने श्रीमती मेनार के हाथों में टिंडन सिटी ऑनेस्ट पेपर पकड़ा। पहले पन्ने पर सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली जगह पर 2 खबरें थीं। एमपी मेनार की हत्या में शामिल होने के कारण बूढ़े व्यापारी की विधवा की मृत्यु हो गई। मेयर डेनिस पिछले 3 महीनों से टिंडन में बिगड़ती सार्वजनिक सुरक्षा का दोष लेते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। तो क्या ये मैडम शेरोन के मामले का आधिकारिक बहाना है? मैंने अभी तक आज अखबार नहीं पढ़ा है। क्लेन ने दोनों महिलाओं की ओर सिर हिलाया और विभाजन के माध्यम से कैप्टन के कार्यालय तक लियोनार्ड का पीछा किया। ये कैसा था? क्या आपको कोई सुराग मिला? डन स्मिथ ने अपना दस्तावेज बंद किया, अपना सिर उठाया और अपनी गहरी भूरी आंखों से क्लेन और लियोनार्ड को देखा। हमें एक पत्र मिला जो लेनेवस द्वारा छोड़ा गया था। लियोनार्ड ने कोई और विवरण नहीं दिया और बस कैप्टन को पागलपन और उकसावे से भरा पत्र दे दिया। डन ने पत्र खोला और उसे तेजी से स्कैन किया। उसने अपनी कनपटी रगड़ते हुए कहा, वह सचमुच एक पागल है। वह केवल अनुक्रमांक है, अधिक से अधिक अनुक्रम 7 है। क्लेन तहे दिल से सहमत हुआ। लेनेवस एक खतरनाक व्यक्ति है जो सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है। भले ही वह कमजोर है, हम उसे छोटा नहीं कर सकते। फिर उसने कैप्टन को अपनी और लियोनार्ड की धारणा के बारे में बताया। डन ने अपनी घटती हेयरलाइन को छूते हुए कहा, यही मेरा भी विचार था। मैं तुरंत पवित्र कैथेड्रल को एक टेलीग्राम भेजूंगा और उनसे सहायता के लिए एक रहस्यवाद विशेषज्ञ को भेजने के लिए कहूंगा। कौन जानता है कि लेनेवस का बम कितना खतरनाक हो सकता है। हमें बेहद सावधान रहना होगा।
जब पवित्र कैथेड्रल मुझे जवाब देगा तो मैं अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था करूंगा। क्लेन और लियोनार्ड ने एक दूसरे को देखा और एक साथ सिर हिलाया और कहा, ठीक है। उस क्षण का लाभ उठाते हुए जब कैप्टन पवित्र कैथेड्रल को एक टेलीग्राम भेज रहा था, क्लेन रोजन से इंडियन सिटी ऑनेस्ट पेपर की एक प्रति लेने के लिए रिसेप्शन हॉल में लौट आया। वह पार्टीशन पर खड़ा हो गया और दोनों लेखों को पूरी एकाग्रता से पढ़ा। उद्धरण चिन्ह ... खोए परिवार के पुराने व्यापारी मैडम शेरोन की विधवा पर संसद सदस्य मेनार्ड की आकस्मिक मृत्यु में शामिल होने का संदेह था। पुलिस को एक सूचना मिली और रात में कार्रवाई की गई। उन्होंने पाया कि मैडम शेरोन और उसका साथी अपने शयन